कास्टिज्म भी एक अलग ही डायमेंशन है इंडिया का, जिसने फेस किया बस उसी को पता है। आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि फिफ्थ डायमेंशन कैसा होता है। कास्टिज्म आपको चमार बोल कर जूते में मूत पिलाया जाए, आपको गंजा करके पूरे गांव में घुमाया जाए, आपके मुंह में घास फूस देकर, नीम के पत्ते देकर गांव में घुमाया जाए, उस व्यक्ति को पता होता है कि व्हाट इज द कास्टिज्म एग्जैक्टली। सभी के सभी लोग कास्टिस्ट हैं। आप कह रहे हो जो 140 करोड़ लोग हैं वो कास्टिस्ट है। हर बंदा जो अपने आप को अम्बेडकराइट कहता है वो भी तो प्राइड लेता है ना उसमें। पहली बात तो आपने जो कंपैरिजन किया वो मुझको कंपैरिजन ही सूटेबल नहीं लगा। Caste is equal to religion. Can you plain simply say that? Put that caste is equal to religion. कास्ट हमारे देश में हो सकता है एक वजह से आई, दूसरे देश में हो सकता है दूसरे सोर्स से आई। आप मुझे एक ऐसा देश बताओ जहाँ पर इंडिया की तरह कास्टिज्म हो। नेपाल में है, श्रीलंका में है, यूएस में रेसिज्म है, जापान में आउटकास्ट है। रामायण उठाओ, आप वेद उठाओ, पुराण उठाओ, सब में आपको कास्टिज्म मिलेगा। आपको मुसलमानों में भी मिलेगा कास्ट। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। मैं आपसे सिखों में भी मिल। अभी कास्ट सेंसस की जैसे बात हो रही है, सो आपका क्या टेक है? होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। व्हाट आर वी गोइंग टू अचीव आउट ऑफ इट? भाई बहुत कुछ अचीव होगा। यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करेगा कि ये सारा डेटा आएगा पॉलिटिकल लीडरशिप के पास। हमारा आज हम क्या खा रहे हैं, पहन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है और हमारे अगेंस्ट हमें मैनिपुलेट करने में यूज किया जा रहा है। आपको लगता है इतना प्रेशियस डेटा जहाँ पे आएगा वो लोग इक्वल रोटियां बांटेंगे या अपनी रोटियां सेकेंगे? That's her podcast. 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 सो दीपक, थैंक यू सो मच, आप शो पे आए और आज एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। और आपका एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कम वर्ड में कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछो, टॉपिक ये है, और उसके अलावा जो आपने क्वेश्चंस पूछने हैं पूछो। तो कास्ट, जैसे हम कास्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पहले तो ये समझना चाहती हूँ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कास्ट एंड कास्ट, क्योंकि उसके बाद मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग पे एक बताऊंगी जो मेरी बिल्डअप हुई है, ठीक है, आफ्टर वॉचिंग व्हाट एवर इज हैपनिंग अराउंड। और कास्ट हमारी इस पर्टिकुलर हिंदी भाषी क्षेत्र में, हिंदुस्तान में, यहीं पे इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? थैंक यू सो मच नेहा, पहली बात तो आपका इस पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए। और कास्ट की जब मैं बात कर रहा होता हूँ ना, तो मैं वर्ण की बात कर रहा हूँ, मैं कास्ट की बात कर रहा हूँ, मैं जाति की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो लोग आपको मूर्ख बनाते हैं ना, वो बताते हैं कि पहली बात तो कास्ट इंडिया का वर्ड नहीं है। फिर हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, बढ़िया तरीके से बता देंगे कि भाई कास्ट का मतलब वही है जो तुम करते हो। फिर बोलेंगे नहीं, जाति एक अलग चीज़ है। फिर बोलेंगे नहीं, हमारी तो जाति थी नहीं, हमारी तो वर्ण व्यवस्था थी। तो उनका काम होता है सीढ़ियों पे कूदना। तुम एक आओगे ऊपर चले जाएंगे, तुम फिर एक ऊपर चढ़ोगे ऊपर चले जाएंगे। उनके पास बस यही काम है। दिक्कत क्या है कि जब हम जाति की बात कर रहे हैं हमारे देश में, तो नो डाउट भारत, जो हमको बताया गया है कि एक गांव प्रधान देश है, भारत एक जाति प्रधान देश है। भारत में जाति बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपकी कास्ट क्या है आपके बर्थ से डिसाइड हो जाती है, आपके पैदा होते ही, और आपके मरते दम तक आपके साथ रहती है। आपके लाइफ में आप क्या अचीव करोगे, आप कितना पढ़ोगे, आपका स्कॉलरशिप कितना मिलेगा, आपकी प्रमोशन होगा या नहीं होगा आपकी जॉब सर्विसेज में, आप जब सर्विस में चढ़ भी गए किसी गवर्नमेंट सर्विस में, उसके बाद आपकी पोजीशन क्या होगी, डेजिग्नेशन क्या होगा, ये सब कुछ मैटर करता है आपका कास्ट का। डजेंट मैटर कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, आपकी डिग्रियां साइड में रख दी जाएंगी। मैटर करेगा तो पहले क्या करेगा, व्हाट इज योर कास्ट। और जो व्यक्ति ये बोलता है कि नहीं भी कास्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो यकीन मानो या तो वो मूर्ख है या फिर उसको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है इंडिया में रहकर, या फिर वो नो डाउट वो अपर कास्ट है। क्योंकि अगर वो अपर कास्ट है तो डेफिनेटली उसको कास्टिज्म के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। जैसे कि मालूम मैं आपसे एक बात बोलूं कि भाई आपने फिफ्थ डायमेंशन कभी फेस किया है, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपने कभी आपको तो फोर्थ डायमेंशन पता है ना, आप कभी फिफ्थ में गए ही नहीं हो। तो कास्टिज्म भी एक अलग ही डायमेंशन है इंडिया का, जिसने फेस किया बस उसी को पता है। आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि फिफ्थ डायमेंशन कैसा होता है। कास्टिज्म आपको चमार बोल कर आपको जूते में मूत पिलाया जाए, आपको गंजा करके पूरे गांव में घुमाया जाए, आपके मुंह में घास फूस देकर, नीम के पत्ते देकर गांव में घुमाया जाए,
उस व्यक्ति को पता होता है कि व्हाट इज द कास्टिज्म एग्जैक्टली, हाउ इट्स वर्क। हम तुम यहाँ बैठकर ज्ञान दे सकते हैं, बस इस पॉडकास्ट एंड होने के बाद लोग दूर हो जाएंगे, बट वो पेन क्या है, आप एक काम करो, मध्य प्रदेश के गांव में जाकर देखो, यूपी के गांव में जाकर देखो, राजस्थान के गांव में जाकर देखो, जहां पर सिर्फ मूंछ रखने पर जान से मार देते हैं, लोटा छूने पर जान से मार देते हैं। और अगर आपको फिर भी भरोसा नहीं होता है, आप फिर भी अपने आप को सोचते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं, आप बहुत एलीट हैं, आपको तो ये सारी चीज़ें फालतू की बातें लगती है, कहाँ होता है ऐसा, तो आपको एनसीआरबी का डेटा देखना चाहिए जो कि सरकार खुद निकालती है। तो हार्श रियलिटी है कास्टिज्म देश में, और ये कहाँ से आती है, कैसे आती है, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। सो अभी जैसे हमने बात करी और आपने जो अभी एक्सप्लेनेशन दी उसमें एक हाईलाइट निकल के आया, आपने बोला हिंदुस्तान गांव प्रधान देश भी है, और जितने एग्जाम्पल्स आपने दिए मेजॉरिटी वर फ्रॉम विलेजेस, मतलब गांवों में हम ऐसे दूर दराज के गांवों में ज्यादा देखते हैं एज कम्पेयर टू मेट्रोपॉलिटन। देखते हैं इंस्टेंसेस, यहाँ पे भी हमें डिनाई नहीं कर रही हूँ, जैसे आईआईटी, आईआईएम्स, पीछे मैंने अपने एक गेस्ट से बात करी, उन्होंने भी बताया कि आईआईटीज, आईआईएम्स में भी कास्टिज्म और ये सब चीजें होती हैं और उनको ये फेस करनी पड़ती हैं फ्रॉम अपर कास्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। बट इसमें कोई डिनायल हो सकता है कि ज्यादातर गांवों में हो रही हैं। इसकी मैग्नीट्यूड, मतलब एक ये होता है ना कि एक लेवल जो है वो बढ़ा हुआ गांवों में ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, इसमें कोई दो राय है? नहीं है, मैं इस चीज़ को मतलब मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा, दिक्कत क्या पता है, सबसे ज़्यादा पेनफुल वो है जब आप पीएचडी करने के बाद भी किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं या फिर नौकरी करते हैं, वहाँ पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, दैट इज़ टू मच पेनफुल, बजाय उसके जो गांव में आपके साथ हो रहा है। क्योंकि गांव में तो जैसे डॉक्टर अम्बेडकर का एक बहुत फेमस कोट है कि आप गांव से निकल के शहर में जाओ, शहर से निकल के विदेशों में जाओ। वो क्यों है? ताकि आपके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन, वो कास्टिज्म और वो ऑपरेशन खत्म हो जो आपके साथ होता है। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है, गांव में से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है आपका, शहर में आ गए तो शहर में हो रहा है, दबाकर होता है शहर में, ऐसा जो व्यक्ति लगता है जिसको नहीं होता है। नहीं तो नहीं, भाई मैं ये नहीं कह रही नहीं होता, नहीं। मैं ये कह रही हूँ मैग्नीट्यूड, हाँ। लेवल का फर्क है। बिल्कुल लेवल का फर्क नहीं है, लेवल का फर्क हाँ, नहीं नहीं है। कोई फर्क नहीं है, बस फर्क है भाई मतलब जिस तरीके से आपने जो एग्जांपल्स दिए कि कि भाई उस पे पी कर देना या उन गंजाओ करके, ऐसा आपको लगता है कि शहरों में आईआईटीज, आईआईएम्स जैसे अभी उसमें एक कुछ पायलट थी, ऐसा अभी एक मिलेगा? पायलट थी, मेल थे पता नहीं फीमेल थे, उनको उनकी को पायलट ने बोला कि तुम चमार हो, तुम चप्पल सी लो, तुम हवाई थोड़ी उड़ाओगे, तुम जहाज थोड़ी उड़ाओगे, तुम चप्पल सी लो, तुम चमार हो। वो पायलट को कोई व्यक्ति बात बोल रहा है और को पायलट बोल रहा है उसका। राइट। जो व्यक्ति पढ़ लिख कर उस लेवल से वहां तक पहुंचा है और जहाज उड़ाने के बारे में सपने में सोचता है कि मैं एविएशन फील्ड में जाऊंगा, तो उनके खिलाफ कुछ एक्शन हो, उन्होंने कंप्लेंट करी? देखो क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं एक कॉन्टेक्स्ट से आ रही हूँ। जो हमारे जो प्रीवियस गेस्ट थे यहाँ पे, लक्ष्य आपने ओके। जानते भी होंगे उनको, एक मैंने उनका पोस्ट भी देखा था, उनको भी ऐसे स्लर्स सुनने पड़ते हैं, बहुत दिल भी दुखता है। कुछ लोगों की छोटी मानसिकता, हम उसी पे काम करना चाहते हैं कि लोगों की ऐसी मानसिकता मतलब शर्मनाक है बहुत ज्यादा, और उसी पे हमें काम करना है सोसाइटी में। बट उन्होंने ये प्रूव किया कि उस बंदे ने उनको लिंक्डइन पे जो है उनके साथ बदतमीजी करी, ही फाइल्ड अ कंप्लेंट एंड ही हैड टू अपोलोजाइज। लक्ष्य ने जब वापस से उनकी फाइल करी कंप्लेंट, उनके ऑर्गेनाइजेशन को वो करा, ही हैड टू पुट डाउन, अपोलोजाइज पब्लिकली। सो डू यू सी सम काइंड ऑफ अ डिफरेंस, एटलीस्ट अर्बन और रूरल में हमें कुछ तो डिफरेंस देखने मिलता है? आप देखो, डिफरेंसेस की मैं बात करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, आप 100 लोगों को मार दो या फिर एक व्यक्ति को मार दो, मर्डर ही होता है, ठीक है। और बात करें शहरों की, तो शहरों में बस क्या है कि आपके पास ना प्रशासन काफ़ी एक्टिव होगा। आप हो सकता है कि आपको गांव में 100 बारी पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़े तब जाके आपकी एफआईआर हो, आपको शहरों में बस 10 बारी जाना पड़ेगा। और नो डाउट कि जो लोग इस चीज़ के एक्शन लेते हैं, जैसे कि आपने लक्ष्य के बारे में बात की, तो उन्होंने ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पर और लिंक्डइन पे उन्होंने उसको, उस लड़ाई को लड़ा जो हर कोई नहीं जानता। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे खुद के कमेंट सेक्शन ऐसे हैं जो मुझको बहुत सारे कास्टिस्ट में को वर्ड गाली दी जाती हैं, बट मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, उन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, लेकिन 140 करोड़ लोगों के दिमाग से कहाँ से निकालोगे? मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़ाई करना बेकार है या फिर कास्टिस्ट लोगों को हम उसके साथ उनको सबक नहीं सिखाना चाहिए, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि 140 करोड़ लोगों को अगर आपको उनको दिमाग से कास्टिज्म निकालना, डजंट मैटर कि वो हिंदू या मुस्लिम है, मुस्लिम लोग भी कास्टिज्म करते हैं,
ठीक है। तो उनके दिमाग से अगर आपको कास्टिज्म निकालना है ना, तो आपको कुछ गवर्नमेंट के लेवल के एक्शन की जरूरत पड़ेगी। इंडिविजुअल लेवल पर आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे कि आज फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा टॉपिक अगर हटाऊंगा, आज पॉल्यूशन हमारे देश में इतना बढ़ चुका है कि व्यक्तिगत तौर पे आप उस पॉल्यूशन को खत्म कर ही नहीं सकते। जब तक गवर्नमेंट लेवल पे एक्शन नहीं होगा वो पॉल्यूशन खत्म होगा ही नहीं। और एग्जैक्टली कास्टिज्म उसी तरह का पॉल्यूशन है। जब तक आप गवर्नमेंट लेवल पर, लॉ के लेवल पर, कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पर उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लोगे, कास्टिज्म खत्म नहीं हो सकता। आप बस कुछ लोगों के ऊपर SC ST लगवा दोगे, और जो कि मैं ये नहीं बोल रहा कि बेकार है, बहुत जरूरी चीज है, इसकी वजह से कंट्रोल हो रहा है, राइट। ऐसे नहीं है। बट मेरा सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि भाई सभी के सभी लोग कास्टिस्ट हैं। सभी लोग, ये आपको हाइपरबोल नहीं लगता कि आप कह रहे हो 140 बिलियन जो 140 करोड़ लोग हैं वो कास्टिस्ट हैं? उंगलियों पे 100% आप उंगलियों पे गिनोगे उन लोगों को जो कास्टिज्म नहीं मानते हो। मैं आपको उंगलियों पे गिन लूंगा, 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं हम कास्टिज्म प्रैक्टिस नहीं करते हैं। 140 करोड़ में हमारा नंबर क्या? हम परसेंटेज में नहीं है। हम परसेंटेज में भी होते ना, तब भी मैं इस चीज को मैं बोल देता कि चलो ठीक है। और कास्टिज्म प्रैक्टिस करना एक अलग चीज हो गया। एक ये कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कास्टिज्म है नहीं है, कोई बात नहीं हो रहा, तो वो भी व्यक्ति कास्टिस्ट है। जब तुम्हारी सोसाइटी में हो रहे लूप होल्स के जो लूप होल हैं, जो बीमारियां हैं आपके सोसाइटी में, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, आपको प्रॉब्लम कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, तो फिर हम तुम्हें क्या बोलें? अगर तुम्हारे सामने किसी व्यक्ति को चमार बोलकर, भंगी बोलकर मार दे कोई व्यक्ति अपर कास्ट, तुम्हें लगेगा कि क्या ही बोला है, तो तुम्हारा माइंड भी कास्टिस्ट है, क्योंकि तुम्हें उस प्रकार का ट्रेंड कर दिया गया बचपन से। तुम्हारे माइंड में तुम्हारी फोर फीडिंग उस तरह से हो चुकी है बचपन से, जो माता पिता के द्वारा, आपकी सोसाइटी के द्वारा, आपके कल्चर के द्वारा, कि हाँ भी चमार बोलना तो बहुत नॉर्मल चीज है। देख चमार सा लग रहा है, ये बहुत नॉर्मल चीज है। तो मैं इसीलिए इस सेंटेंस को मैंने इस्तेमाल किया आपके सामने कि इसमें सॉरी, हाँ, कि भाई अगर आप उसके खिलाफ भी नहीं बोलते हो ना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तुम उसका सपोर्ट कर रहे हो। सिंपल सी बात ये है। आपको उसका अगेंस्ट रहना पड़ेगा, आपको रिवेंज लेना पड़ेगा। नॉट फिजिकली नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ, मतलब रेज योर वॉइस Ideologically. अगेंस्ट व्हाटएवर इज गोइंग ऑन हाँ. रॉन्ग इन द सोसाइटी, एटलीस्ट एक्नॉलेज दैट हाँ, दिस इज exactly. रॉन्ग, मतलब लीस्ट यू कैन डू इज डू दिस। सो अभी आपने बोला चमार बोलना, और वो एक आई थिंक हमारे लॉज के भी अगेंस्ट आता है, आप नहीं बोल सकते। बट एट द सेम टाइम विदेश में कोई दलित या बैकवर्ड क्लास के लीडर हैं, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, चंद्रशेखर मेरे ख्याल से, विदेश में, हाँ विदेश में ही है वो इस टाइम है, या चंद्रशेखर रावण की बात कर रही हैं? चंद्रशेखर रावण की, उनकी जो कार था, उन्होंने अपने कार का नंबर ऐसा रखा हुआ था जो स्पेल आउट होके चमार आ रहा था। सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? वो सब बकवास की बात है। मुझे लगता है कि ये शायद मुझे बहुत गाली पड़ जाए बाद में, ये लोग हमारे देश के अंदर अम्बेडकराइट जो आइडियोलॉजीज को खत्म कर देंगे। ठीक है, पहला उद्देश्य तुम्हारा, डॉक्टर अम्बेडकर का उद्देश्य क्या था? ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर अम्बेडकर की थॉट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं मुद्दे की बात करूंगा, फालतू की बात नहीं करूंगा। डॉक्टर अम्बेडकर सबसे पहले किसके खिलाफ थे? कास्टिज्म के खिलाफ। अगर तुम बोल रहे हो कि आई प्राउड टू बी चमार, ठीक है, तो तुम जूते खाने लायक हो। फिर आप काउंटर करने के लिए कह सकते हो, काउंटर करने के लिए इन सेंस किस तरह से बोल रहा हूं मैं, कि जब किसी गांव के अंदर, कोई गांव है जो ठाकुरों का गांव है, वहां पर कुछ संख्या दलित बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की है, ठाकुरों का गांव है, तो वहां पर, और ये होता है, मैं कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आप कहीं भी किसी भी ऐसे गांव में चले जाओ जहां पर जो अपर कास्ट है वो मेजोरिटी में रहते हैं। आप किसी गांव में चले जाओ, गांव में जाकर बस जहां पर होता क्या है कि हम ठाकुर हैं, हम जाट हैं, हम वो लोग जो ऑपरेशन करते हैं दलितों का, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो आपको बार बार चिढ़ाया जाए किसी चीज को लेकर, सपोज दैट आपको मैं बार बार बोलूं कि तुम चोर हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम चोर हो, तुम एक दिन थक जाओगी और तुम बोलोगी हाँ मैं हूं चोर, बता क्या करेगा? तो वो काउंटर करने के पॉइंट से मैं मानता हूं कि ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति ऑपरेशन झेल रहा है और जिसको नहीं पता कि हाउ टू फाइट कास्टिज्म से, तो वो कह सकता है। जैसे कि मैंने ऐसे बहुत सारी घटनाएं सुनी है यूपी उत्तर प्रदेश के गांव में। मेरे पास ऐसे काफी लोगों के डीएम भी आते हैं जो बोलते हैं कि भाई हमारे गांव में कास्टिज्म होता है, ठीक है, और जो ठाकुर समाज के लोग हैं, जो जाटो पंडित समाज के लोग हैं, वो कास्टिज्म करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हम इस जाति से बाहर निकलना चाहते हैं, बट निकले कैसे? उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसके पास उसका कोई ना उसको पॉलिटिकल सपोर्ट है उस तरह का, ना उनको कोई उस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज है।
तो उनको फिर क्या है, उनको गाली एक्सेप्ट करनी पड़ती है, फिर उसके नाम पर गाने भी बनाते हैं वो, फिर उस गाली को एक्सेप्ट भी करते हैं और अपने माथे पे थप्पा भी लगा लेते हैं इसको। तो मैं इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं। अगर चंद्रशेखर रावण ने या फिर कोई भी व्यक्ति अगर इस चीज को लेकर इसकी वोट बैंकिंग भी कर रहा है इवन, आई जेन्युइनली डोंट सपोर्ट। क्योंकि तुम अपनी सरकारें ले भी आओगे ना, तुम अपनी सत्ता में सरकार ले भी आओगे वाल्मीकि का वोट लेकर, जाटव का वोट लेकर, SC ST का वोट लेकर, सोशल चेंज फिर भी नहीं आएगा, फिर भी कोई ठाकुर जूते में मूत करके तुम्हें पिलाएगा। सोशल चेंज इंपॉर्टेंट है बॉस। पॉलिटिकल चेंज आएगा तो वो पॉलिटिक्स के जो पॉलिटिशियंस है उनके लिए आएगा, वो उन्हीं को ही वो benefit रेंज ओवर में करेगा। नहीं घूमेंगे एट एंड ऑफ द डे। सोशल चेंज इंपॉर्टेंट है जो कि लोगों के माइंडसेट चेंज करने से ही आएगा। दैट इज टू सिंपल। हमें बहुत दिमाग लगाना ही नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं कास्टिज्म खत्म करना, मेरे को ऐसा लगता है। बट क्या है, लोगों की नेक और नियत नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। जो हमारे देश में जो सत्ताधारी लोग बन के बैठ गए हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, जिन्होंने इस्तेमाल किया है SC ST OBC के वोटों का, मैं जनरल इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि वो जो लोग हैं वो उनके साथ ऑपरेशन नहीं हुआ है कभी, एटलीस्ट मैंने जो इतिहास पढ़ा उसके हिसाब से तो नहीं हुआ है। और कोइंसिडेंस तो हर जगह ही होते हैं। सो ये चीज़ है। राइट। सो एक बात बताइए, अम्बेडकराइट आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? हु इज एन अम्बेडकराइट? अच्छा ठीक है, आप जब कोई काम करते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आप कोई काम करती हैं, सपोज दैट मैं आपसे बोलूँ कि रिट्स और रिचुअल फॉलो करने हैं, जिसमें आपको क्या करना है कि भाई पर्टिकुलर कास्ट के अंदर ही आपको शादी करनी है, आपसे मैं कहूँ, ठीक है, तो आप उस चीज़ को कंसिडर करोगे नहीं, मतलब आप उसको सपोर्ट करोगे या नहीं? मैं तो नहीं करूंगी। नहीं करोगे, ठीक है। और आपसे बोला जाए कि हाँ भाई आपके लिए मेल या फीमेल जेंडर वाइज कोई आपके बीच में कोई डिफरेंसेस हैं या नहीं? सो ये तो बहुत अलग लेयर्स में जाता है ये क्वेश्चन। डिफरेंसेस हैं, ऑफ कोर्स आई एक्नॉलेज Physically नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, फिजिकल मैं फिजिकली डिफरेंसेस नहीं बोल रहा हूँ, इक्वालिटी इन इक्वालिटी, हाँ अपॉर्चुनिटीज। exactly। यस, फिर मेरे को लगता है कि दोनों को So, इक्वल आपके अंदर अम्बेडकर राइट वाली टेंडेंसी है, सिंपल सी बात। अगर आपके माइंड में इक्वालिटी को लेकर, जस्टिस को लेकर आप थोड़ा भी सोचते हैं ना, भले ही डॉक्टर अम्बेडकर को आप मानो मत मानो, बट यू आर स्टिल अम्बेडकर राइट, ठीक है। अब उसके बाद कुछ भी हो सकता है कि आप ये सारी चीजें करते करते आप धर्म को भी फॉलो कर रही हो। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अम्बेडकर राइट नहीं होता, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से नास्तिक या आस्तिक नहीं होता। बोलते हैं ना कि टाइम के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत सारी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, लेकिन वो फिर भी हिंदू धर्म के रिट्स और रिचुअल्स को मानते हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको मना किया था। मतलब मुझे लगता है कि फालतू की स्टैंप वाली बात है, हम किसी को अम्बेडकर राइट पे टैप लगा दें। हाँ, अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं कास्टिज्म का विरोध करता हूं, अगेंस्ट हूं पूरी तरह से। मैं नहीं मानता कि भारत की डेमोक्रेसी के अंदर किसी प्रकार का रिलीजियस प्रैक्टिस को करना है, अलाउ होना चाहिए पब्लिकली, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ा है और डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि रिलीजन ने देश के, दुनिया के बहुत सारे दलितों, वंचितों और इस प्रकार के जो अलग अलग दुनिया में अलग अलग लोग रहे हैं और महिलाओं के ऊपर बहुत एट्रोसिटी करी है, और डॉक्टर अम्बेडकर ने उनके खिलाफ बोला है। अगर तुम भी उन्हीं की बात से रिलेट करते हो तो तुम अम्बेडकर राइट हो, सिंपल सी बात है, राइट। दैट्स इट। सो मैं क्यों भी जरूर नहीं आपको जय भीम बोलना पड़े, जरूर नहीं आप जय भीम ही हाँ। बोलेंगे, सिंपल सी बात ही है। राइट, जरूर नहीं आप अम्बेडकर जयंती पर आप बाहर, हाँ, क्योंकि ये एक बहुत नया, कंपैरेटिवली नया कॉन्सेप्ट है। मतलब पहले हो सकता है नारा ना लगता हो, दिल से मानते हो, पहले काफी चीजें सटल थी, अभी काफी चीजें ना फोरफ्रंट पे आ गई हैं। चाहे वो कोई गांधीयन है तो अपने आप को गांधीयन कहने लग गया है, अम्बेडकर है तो अम्बेडकराइट कहने लग गए। ये पूछने का कॉन्टेक्स्ट ये भी था कि जैसे हम बोलते हैं, देखो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन गलत है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, मतलब वो तो है ही गलत, सिरे से गलत है, खारिज। कास्ट प्राइड को लेके जहां हम बात करते हैं कि कास्ट प्राइड, तो दो चीजें हो सकती है। एक होता है कि कास्ट सुपीरियोरिटी, वो अगेन क्रॉस गलत, किसी भी चीज की सुपीरियोरिटी जिसमें आपका बस नहीं है, आप कहाँ पैदा हुए हैं, किसके घर में हुए, कैसे हुए, आपका कोई बस नहीं था, जहां पे जो पैदा हो रहा है ना, ठीक है। तो आपको जो सरनेम जो भी मिला है वो आपके मर्जी से तो किसी को भी नहीं मिला, सबको बस मिला है बाय डिफॉल्ट जो भी मिला, तो वो हो गई कास्ट सुपीरियोरिटी, वो भी गलत है। कास्ट प्राइड, अब प्राइड एक अपने आप में एक पॉजिटिव टर्म है, और हर बंदा जो अपने आप को अम्बेडकराइट कहता है वो भी तो प्राइड लेता है ना उसमें। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ अम्बेडकराइट विदाउट टेकिंग प्राइड इन इट। तो अब अगर एक दूसरा बंदा, अगर वो वैसे
बाइट मतलब उसके एक्शंस पॉजिटिव है एंड ही और शी और ऐसे भी नहीं कि डिक्लेयर करके घूमो, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बताया कि अपने नंबर प्लेट पर लिखवा के घूमो कि मैं कौन हूँ, मैं अम्बेडकराइट हूँ, मैं गांधीयन हूँ, मैं फिलानी ढिकानी कास्ट का हूँ। बट अगर बात करते करते ये हम बोलते हैं कि येस वी आर प्राउड ऑफ आवर कास्ट और नॉट आवर कास्ट, मैं तो ये भी नहीं कहूँगी नॉट आवर कास्ट, ऑफ व्हाट हैज़ बीन हैपेंड इन द पास्ट, हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे फोर फादर्स ने, बीट गांधी, नेहरू, अंबेडकर, आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब हमारे फोर फादर्स हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो कास्ट प्राइड अपने आप में इतनी गलत कैसे हो सकती है बात, जब अंबेडकर राइट्स भी ले रहे हैं? आपको मालूम है जब मतलब उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने मुंबई पर अटैक किया था 26/11 9/11 26/11 पे कसाब कसाब शायद, हाँ। तो जब उनका इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो उनको इस चीज़ पे प्राउड था कि मैंने इतने सारे लोगों को मारा है। क्या उनका प्राउड ठीक है? उनका प्राइड करना ठीक है? क्यों? उनको उनका उनका फेथ क्या था? उनका फेथ ये था कि मुझको जन्नत मिलेगी। वो तो एक माइंड वॉश्ड मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, लोग हैं। मेरे कहने का मतलब वही है। तुम्हें ये चीज़ भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि मैं जिस चीज़ प्राइड कर रहा हूँ, ठीक है, क्या वो प्राइड करने लायक है भी या नहीं भी है। कास्टिज्म हमें कहाँ से मिलता है? हमें कास्टिज्म मिलता है रिलीजियस टेक्स्ट से। हिंदू धर्म की ऐसी शायद ही कोई किताब हो जिसमें कास्टिज्म के बारे में ना लिखा हो, जिसमें वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था, मैं दोनों एक ही मानता हूँ क्योंकि दोनों एक ही हैं, बल्कि अगर वो वर्ण व्यवस्था बोलते हैं तो और डेंजरस होता है, मैं बताऊंगा कैसे। वो सारी चीज़ें अगर उसमें मेंशन हैं और उसकी वजह से 1000 साल तक लगभग एक समाज का जबरदस्त तरह की ऑपरेशन हुआ है, और आप मतलब एक तरीके से आपने खून किया, आपने मर्डर किया है किसी का, एक आइडियल, मतलब जरूरी नहीं कि आपको चाकू ही लेना पड़े। आप हिटलर का नाम लेकर वे हिटलर की जय हो तुम ये करके भी मर्डर कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा कहने का सेंस ये है कि आप जो नाम ले रहे हैं, जिस डेफिनेशन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डेफिनेशन जो है ना, वो आती कहाँ से, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। उसके उस डेफिनेशन का, उस आइडियोलॉजी का इतिहास खून से सना हुआ रहा है। जातिवाद खून से सना हुआ इतिहास है भारत का, और वो खून से सना हुआ इतिहास, आप इस बात को प्राइड से नहीं कह सकते कि हाँ भाई मेरे को प्राउड है ठाकुर होने पर, या फिर मेरे को प्राउड है पंडित होने पर, या ब्राह्मण होने पर, या फिर जाट होने पर, या गुजर होने पर। ये चीज आप उनसे पूछो क्योंकि तुमने अचीव क्या किया, मतलब तुम्हारी खुद की अचीवमेंट क्या है। मेरे सिंपल सा सेंस ये है, क्या गुजर कोई डिग्री है? क्या ठाकुर जाट बनी है कोई डिग्री है क्या? आपने कमाई है, आप पैदा हुए, आपने एंट्रेंस दिया, आपने क्वालिफिकेशन किया, आपने रनिंग किया, आपने फिजिकल टेस्ट दिया, न्यूमेरिकल्स दिए, आपने ऐसा कुछ किया है क्या? वही कहाँ पैदा हुआ है वो किसी का बस किसी पे नहीं है, आपका तो कुछ नहीं है। तो अगर आप ऐसी चीज को मानते हो, बजाय नाम के जो आपको पेरेंट्स देते हैं, जो कि सिंपल नाम हो सकता है, आपको आइडेंटिटी तो चाहिए अपने लाइफ में कोई, आप किस मतलब, मुझे समझ नहीं आती ये बात मेरा कि क्वेश्चन क्यों, ये है, व्हाई यू हैव टू प्राउड यार, राइट, आपको मैं ये क्यों ही कह रही करना हूँ है? कि जो इंसान अम्बेडकराइट बोलता है अपने आप को, हाँ। उसको क्या ये राइट होना चाहिए वो दूसरे को ये बोले कि आप कास्ट प्राइड नहीं कर सकते? यू आर टेकिंग प्राइड इन बीइंग व्हाटएवर, इन डिस्क्राइबिंग योरसेल्फ। मैं ये नहीं कह रही, लोग ना, मेरे को लगता है लोगों की समझ शैलो है, कैसे भी वो अपने आप को लेबल करना चाहते हैं। कोई एक लेबल में फंस रहा है, कोई दूसरे लेबल में फंस रहा है, लेकिन सारे फंस लेबल में ही रहे हैं। इसको कैसे देखेंगे आप? मतलब दोबारा एक्सप्लेन करो, मैं समझा नहीं। मतलब अगर एक बंदा अपने आप को डिस्क्राइब करता है आई एम एन अम्बेडकराइट, अम्बेडकर भी सभी के हैं, गांधी भी सभी के हैं, नेहरू भी सभी के हैं, वल्लभ भाई पटेल भी सभी के हैं, लेकिन अगर मैं सिंपल अपने बायो में बड़ा बड़ा लिखती हूँ अम्बेडकराइट, इज इट नॉट टेकिंग प्राइड? और अगर मैं अपने आप को अम्बेडकराइट कह रही हूँ, मेरे पास क्या राइट है मैं दूसरे को कहूँ कि तुम कास्ट प्राइड मत लो? मैं बीइंग एन अम्बेडकराइट में प्राइड ले रही हूँ, आप किसी और चीज में प्राइड ले रहे हो, लेबल नहीं, लेकिन मुझको ये कंपैरिजन गलत लग रहा है ना। अम्बेडकराइट होना और कास्ट प्राइड होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। कैसे, अगर आप समझाएं तो? अम्बेडकराइट एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक सोशल आइडियोलॉजी है। तो इसका मतलब हर बंदा जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहता है, फिर इसका मतलब या तो वो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, तो वो सही होना चाहिए। नहीं, बात ये है ही, मैंने क्या बोला, ये खुद के, आपके खुद के विवेक के ऊपर निर्भर करता है ना, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। एग्जैक्टली, अगर आप देखो, अगर आप अपने आप को जो बोल रहे हैं, जो अपने को गांधीयन बोलते हैं कि मैं गांधीवादी लोग हैं, मैं तो कहती हूँ किसी भी तरीके के लेबल में आना ही नहीं चाहिए। मैं भी कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, पहली बात तो आपने जो कंपैरिजन किया वो मुझको कंपैरिजन ही सूटेबल नहीं लगा। अम्बेडकराइट होना एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होना, सोशल आइडियोलॉजी होना, आप उसको रिलीजियस आइडियोलॉजी से मैच कर ही नहीं सकते हो।
आप जो बता रहे हैं कास्ट प्राइड वाली जो बात कास्ट कर रही हैं, आइडेंटिटी रिलीजियस आइडेंटिटी कैसे हो सकती है? मैं अपनी- रिलीजियस आइडेंटिटी तो हिंदू मुसलमान हुई। ये हमारी कास्ट कहाँ से आती है? आप बताइए। आप भगवत गीता उठाकर देखो, आप रामायण उठाओ, आप वेद उठाओ, पुराण उठाओ, जो उठाओ, सब में आपको कास्टिज्म मिलेगा। आपको मुसलमानों में भी मिलेगा हाँ, कास्ट, बिल्कुल मिलेगा। मैं आपको आपसे सिखों में भी मिल मैं रहा है। आपको वही कहना चाह रहा हूँ। देखो एक चीज समझो, मैं मेरे कहने का परसेंट सिंपल सा बस इतना है कि रिलीजियस, क्योंकि हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर जाति व्यवस्था है, और जाति व्यवस्था है तो मतलब जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का पार्ट है। सिंपल सा बस इतना समझो, राइट। ठीक है। वो सोशल स्ट्रक्चर कैसे रेडी हुआ, वो सोशल एवोल्यूशन की बात आ जाएगी। फिर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि रिलीजियस एवोल्यूशन कैसे हुआ है, हमारी सोसाइटी के अंदर रिलीजन कैसे आया है, हमको ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम सिंपल करने की चीजों को हम दो गुट में बांट देते हैं। दो गुट क्या? एक कास्टिज्म, जातिवाद, एक रिलीजियस प्रैक्टिस है जो कि हिंदू धर्म से आती है। इसी प्रकार से इस्लाम की रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो बुर्का पहनना हो सकता है, या फिर और भी उनकी जो प्रैक्टिस होंगी वो हो सकता है। तो रिलीजियस आइडियोलॉजी को आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रिलीजन से इन्फ्लुएंस जरूर हो सकती है। जैसे कि गांधीयन की बता रहा हूं मैं, महात्मा गांधी का, मिस्टर गांधी का, उनका जाति व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में पूरा समर्थन था, ठीक है, और वो मानते थे कि ये चीज बनी रहनी चाहिए। अब जो व्यक्ति गांधीवादी है, वो कहीं ना कहीं अगर उसने मतलब गांधी जी को पढ़ने के बाद अगर वो गांधीवादी है तो वो कास्टिस्ट होगा। आई एम डैम श्योर, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। डिपेंड करता है कि तुम सिलेक्शन जब कर रहे हो, तुम सारी चीजों का मतलब तुम सारा स्केल देखोगे ना बॉस। तुम ऐसे थोड़ी है कि हाँ वो आइडियोलॉजी है तो उसको देखो, वो भी तो फॉलो कर रहा है। वो अम्बेडकराइट है तो देखो वो गांधी को फॉलो कर रहा है, तुम्हें दिक्कत क्या है? वो जाट पर प्राइड कर रहा है। अरे तुम्हारे अंदर वो ये दिमाग किस लिए है? ये सही गलत का एनालाइज करने के लिए तुम्हें दे तो रखा है। वो रिलीजियस प्रैक्टिस है जिसकी वजह से कास्टिज्म आता है, और कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जैसे गांधी की आइडियोलॉजी जो थी वो इन्फ्लुएंस थी पूरी तरह से वर्ण व्यवस्था से। महात्मा गांधी ने हमेशा चाहा था कि जो ये वर्ण व्यवस्था है कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। तो अब जो व्यक्ति अपने आप को अम्बेडकराइट कह रहा है, उसका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? उसका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि वो जिस आइडियोलॉजी को अपने ऊपर अप्लाई कर रहा है उसको वो पहली बात तो अपनी आइडियोलॉजी किसी के ऊपर थोपे नहीं, क्योंकि रैशनैलिटी का पहला सेंस यही है कि आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। और दूसरी बात, तुम्हें खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति अगर किसी चीज में प्राइड कर रहा है तो उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है। सिंपल सी बात यह है, कास्ट पर प्राइड करना एक रिलीजियस प्रैक्टिस हो गई। अगर कोई करता है तो 101% गलत है, आंख बंद करके इस बात को मान लो। कोई पॉलिटिकल तरीके से कर रहा है तो पॉलिटिकल में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर रिलीजियस एक मतलब एक तरीके से माइथोलॉजिकल चीजें होती हैं, जो धार्मिक धर्म की चीजें होती हैं, और उनकी जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो भी किसी भगवान की लिखी हुई नहीं है, वो इंसानों की लिखी हुई है, क्योंकि भगवान जैसी कोई चीज होती नहीं है। बिल्कुल, बट आप यहाँ पे रिलीजन और कास्ट को मुझे मिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं, और आपने 3 कैटेगरीज यहाँ पे बनाई हैं, रिलीजियस, कास्ट रिलेटेड एंड पॉलिटिक्स रिलेटेड। एम आई राइट? ये 3 आइडियोलॉजी मतलब पॉलिटिकल एक आइडियोलॉजी से आप एसोसिएट कर रहे हैं, एक कास्ट बता रहे हैं, एक रिलीजन। आप ये कह रहे हैं कास्ट इज स्टेमिंग फ्रॉम रिलीजन, एग्जैक्टली, बट देन they are two different things, they are not same. It might stem from something, but it does not essentially caste is equal to religion. Can you plain simply say that, put that caste is equal to religion? I don't think so. Exactly. मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको वही चीज। आप देखेंगे कि जापान में भी आउटकास्ट हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी आप ट्राइबल्स देखेंगे। वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है ना मैडम, मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ। डिफरेंट हो सकते हैं, बट आप कास्ट इज इक्वल टू रिलीजन कैसे कह सकते हैं? मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। जो अमेरिका में ब्लैक लोग हैं, वो किसी रिलीजन की वजह से, वजह कुछ भी हो सकती है। वही के रीजन कह रहा हूँ, आपको रीजन जानना पड़ेगा ना। ये आप दो चीजों को एक मतलब एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करिए ना। एप्पल टू एप्पल देखो, आप एक चीज बहुत सिंपल सी चीज समझो। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप मुझे बताओ, ओके, कास्ट हमारे देश में सोसाइटी में कैसे आई, और ये इसको ऑथेंटिक बनाने के लिए क्या चीज जो है हमको एविडेंस देती हैं? दैट इज टू सिंपल। वही मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ हमारे देश की प्रॉब्लम है, ये मैं अंडरलाइन बिल्कुल कर रही हूँ। कास्ट एवरीवेयर इज अ प्रॉब्लम, बट कास्ट हमारे देश में हो सकता है एक वजह से आई, दूसरे देश में हो सकता है दूसरे सोर्स से आई। आप मुझे एक ऐसा देश बताओ जहां पर इंडिया की तरह कास्टिज्म हो। यार नेपाल में है, श्रीलंका में है। नहीं, वो इंडियन इन्फ्लुएंस कंट्रीज रही हैं।
वो भारत का हिस्सा थी किसी समय यूएस पर। में रेसिज्म है, जापान में वो अलग चीज है। आउटकास्ट है, ट्रिनिडेड टोबैगो, वहां पे भी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जहां पे रहे वो वहां अलग पे चीजें कास्ट हैं। सारी हैं। तो अलग, तो यही तो मैं कह रही हूँ। रेसिज्म हाँ, जो आप बता रहे हो, रंग भेद, और मैं इंडिया के कास्टिज्म को मैं बिल्कुल इक्वली कंसिडर नहीं करता कभी। इक्वल तो कोई चीज हो नहीं मैं वही सकती, चीज कह रहा हूँ, बट आप मैं एक चीज- डिविजन्स की बात कर रही मैं हूँ। वही चीज बोल रहा हूँ, आप एक चीज समझो। देखो, अमेरिका में क्रिश्चियनिटी अगर सुपीरियर है या फिर कोई भी रिलीजन का सुपीरियर है, तो उनका रिलीजियस टेक्स्ट नहीं बोलता उनको कि हाँ भाई काले लोगों के संग वेद करो, तुम नहीं बोलता है। लेकिन हिंदू धर्म की किताबें बोलती हैं कि तुम्हें कास्टिज्म करना है, ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्षत्रिय उसके बाद है। भाई मैं वही कह तुम्हें, रही हूँ। और एक चीज बताओ, देश किससे चलता है? संविधान चलता है ना, बिल्कुल और हम उसके साथ चलना पड़ेगा, हम उससे अलग नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली कास्टिज्म वैसे ही है, वो रिलीजियस टेक्स्ट से जुड़ी हुई है। कास्टिज्म इज स्टेमिंग नॉट ओनली फ्रॉम इट्स वो, उसको तो पॉलिटिक्स भी हवा दे रही है। अरे वो तो अब मॉडर्न टाइम की बात आ गई ना, तो वही बात वो कर तो रही मॉडर्न हूँ टाइम की ना। बात आ गई। मैं कह रहा हूँ जो प्रिस्ट लोग रहे थे हमारे, हम्म। पंडित पुरोहित जो लोग रहे हैं, उन्होंने धर्म ग्रंथों को दिखा दिखाकर, जो भारत का आज का SC ST OBC व्यक्ति है, दलित शूद्र जो है, धर्म ग्रंथ दिखाकर, उनको भगवान का डर दिखाकर, उनका धर्म का डर वो दिखाकर डिबक कर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है। हाँ वही मैं कह और रही हूँ। दैट्स वाई, अब देखो एक चीज समझो ना, हाँ। आज कावड़ यात्रा हो रही है, सबसे ज्यादा कावड़ लेने वाला व्यक्ति SC ST है, सबसे ज्यादा, और OBC सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है? वो क्यों जा रहा है? क्या ये सिर्फ कास्टिज्म, अगर सिर्फ सोशल ऑर्डर ही होता, ठीक है, सिर्फ सोशल ऑर्डर ही है, सिर्फ सोशल प्रॉब्लम ही है ये, तो वो खाली फिर वो फिर मतलब मक्का मस्जिद क्यों नहीं आता है, मक्का मदीना क्यों नहीं आता वो व्यक्ति? अलग अलग रिलीजन का अलग अलग कास्ट आपने मेरे सवाल का जवाब आंसर दे दिया। रिलीजन का अलग अलग कास्ट है। मुसलमानों में भी आप शेख देखेंगे, वो सब देखेंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है, मैं वही वो बोल भी रहा उनके हूँ, रिलीजन से आ रही है। अभी आपने ही मेरे को आंसर दिया है। नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ आप डिबंक कर दो इस चीज को। तो डिबंक्ड है कि हाँ। जो रिलीजन का जो स्क्रिप्चर्स का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके आपको बताई गई है क्रॉस, वो गलत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये फॉल्स, सबसे बड़ा झूठ है कि रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर दिया है। साफ साफ लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है। अगर कोई Man-made व्यक्ति है। मुझसे, पंडित पुरोहित आके मुझसे बोले ना कि हाँ भाई कास्टिज्म नहीं है, मैं ये तो नहीं मैं कहती जिंदगी में वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा अपनी हर तरह की। मैं ये कह रही हूँ, मैं कह ही नहीं रही कि हाँ। वो, मैं ये कह रही हूँ कि उनको ये हवाला गलत दिया गया है, बस उस चीज को बढ़ाया हाँ। गया है, पंडों ने हाँ। बढ़ाया है, हाँ। बिल्कुल मानती हूँ। बट मैं ये कह रही हूँ कास्ट इज नॉट इक्वल टू रिलीजन। अगर वो होता तो सिर्फ हिंदुओं में होता, सिर्फ यहाँ होता, और कहीं होता ही नहीं। आप levels कहना अलग जो हो चाह रही हैं, मैं सकते क्या समझ रहा हूँ, हम्म। आप ये कहना चाह रही हैं कि जो कास्टिज्म है, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रिलीजन का इस्तेमाल किया गया है। एक बहुत बड़ा सहारा रिलीजन और पॉलिटिक्स हाँ, का हम इस मिक्स बात को करके बिल्कुल लिया मान सकते गया हैं, है। 100% मान सकते हैं, राइट। बिल्कुल। बट वो स्टैंड अलोन एंट्री इक्वल नहीं है। लेकिन आपको वो उसके है। लिए इतिहास पढ़ना पड़ेगा ना भारत का। भारत के अंदर कास्टिज्म किस प्रकार से आया है? भारत में कास्टिज्म जो आया है, वो कुछ लोगों के द्वारा थोपा गया, जिस प्रकार से उस टाइम पे अनपढ़ता भी थी। हाँ, आपको exactly. जो बताया गया वो आपने मान लिया। आज Exactly. के टाइम में आपको लगता है हाँ। कहीं ना कहीं तो हमारी साक्षरता बढ़ी है true. उस टाइम से। मतलब उस टाइम 12% लोग मेरे ख्याल से मुश्किल से लिटरेट थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट? जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जब ये ड्राफ्ट हो गया। आज बहुत बड़ी साक्षरता है, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो भी एटलीस्ट यूट्यूब पे देख के ये बात समझ सकते हैं। तो मतलब कास्ट से रिलेटेड देख सकते हैं कि कहाँ पे उनको पागल बनाया जा रहा है। रिलीजन से रिलेटेड, जो रिलीजन से चीजें आ रही है, काफी सारे लोग अब आप देख रहे हैं कि एथिज्म की तरफ भी जा रहे हैं, राइट? रैशनैलिटी की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक सकारात्मक कदम है कि मैन मेड जितने भी ये रूल्स, रिलीजन, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, मेरे को नहीं लगता कि बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में लीड कर रहा है किसी को भी, राइट? सो एक बार को हम सोर्स अगर साइड पे रख दे, क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि रिलीजन को एक बार को आप साइड, हमने एस्टैब्लिश, दिस इज, यू आर 110% राइट, इट इज स्टेमिंग फ्रॉम रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, एस्टैब्लिश्ड, यस, ओके? बट मैं वही कह रही हूँ कि एक बार सोर्स साइड पे अगर आप रखेंगे, आप अगर वो सोर्स से नहीं होता ना, अगर वो सोर्स नहीं होता तो आज कास्टिज्म भी नहीं हो रहा होता। आप किसी व्यक्ति को आज नास्तिक बना दो, बोल दो कि वो धर्म को नहीं मानेगा, स्पेशली फॉर हिंदू, तो कास्टिज्म नहीं मानेगा, आई एम डैम श्योर। अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी भी ये स्टेटमेंट मिलेगी कि हिंदू तो नास्तिकों को भी, वो भी अपने आप को हिंदू कह सकते हैं जो नास्तिक है। मतलब हिंदुइज्म में एक प्रोविजन है, राइट? सो एक प्रोविजन ये भी है, एक नास्तिक है, मैं कहती हूँ नास्तिक है, अपने आप को कहता है नास्तिक है, बट अगर वो कहीं ना कहीं गलती से किसी भी चीज में, अगर, मैं ये नहीं कह रही किसी को नीचा दिखाने के लिए, बातें बातों में अगर ये बोला कि राइट, इफ वी आर,
I am proud to be an Ambedkar, right? But I can be proud of so many other things also. Now my question is why it is right to be proud of being an Ambedkarite and not being proud of being anything else. नहीं वो फिर गलत है, हाँ वही है. वो दैट इज मतलब वो गलत है ना, मतलब जरूर थोड़ी कि मान लो कोई सामने वाला व्यक्ति अम्बेडकर नहीं है तो वो गलत है, हाँ ऐसा नहीं हो सकता ना. ठीक exactly. है, हो सकता है कोई मार्क्सवादी व्यक्ति हो, कोई कम्युनिस्ट हो, Exactly. मतलब हम सारी कोई मेरी तरह हो. हाँ आप मुझको बोलते हो मैं मार्क्सवादी हूँ, ठीक है, आप बोले कम्युनिस्ट मैं कम्युनिस्ट भी हूँ, क्योंकि हर आइडियोलॉजी में, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंदर कोई ना कोई अच्छी चीजें रही हैं, बिल्कुल उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत हुआ है. तो मेरे ऊपर तो मुझे तुम सब कुछ बनाओ, मेरे को आस्तिक बना दो, बनाना तो हाँ. हर तरह से मेरे को सब कुछ बना दो. मतलब जिसमें सोशल वेलफेयर छुपा है, जिसमें ज्यादातर अच्छी चीजें, आप वो चीज हर एक जगह से अच्छी चीजें अपनाई जा सकती है. एग्जैक्टली. फॉर एग्जाम्पल एक शो आता था, इफ यू रिमेम्बर, सत्यमेव जयते, उसमें कमला भसीन, क्योंकि मैं बहुत शिद्दत से वो शो देखती थी उस टाइम पे, बहुत सोशल चेंज को लेके काफी अच्छा शो बना था. तो कमला भसीन, कमला भसीन अगर आपको याद हो, वो सोशल राइट एक्टिविस्ट हैं, विमेन राइट्स के ऊपर काफी बात करती थी, मतलब गॉड ब्लेस हर सोल. बट आमिर खान ने जब उनको बुलाया और उनसे पूछा, क्योंकि कास्ट कहीं ना कहीं, यस इट्स अ डीपर प्रॉब्लम, वेरी डीप प्रॉब्लम, और हिंदुस्तान में तो मुझे पता नहीं कि इसका सॉल्यूशन कहाँ जाके मिलेगा. बट एट द सेम टाइम इट इज ब्रॉट इनटू पिक्चर टू क्रिएट डिवीजन इन सोसाइटी. ब्रॉडर सेंस में डिवाइड ही कर रहा है सोसाइटी को, राइट? एग्जैक्टली. ऐसे ही एक डिवीजन आप अगर जेंडर में भी माने कि, और डिवीजन भी कैसा कि एक बड़ा एक छोटा, इस तरीके से डिवाइड करा है कि एक बड़ा है एक छोटा है, राइट? जेंडर में भी देखिए कि मेल जेंडर को सुपीरियर रखा है, फीमेल जेंडर को इन्फीरियर रखा है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो कोई भी सोशल नॉर्म हो, कोई भी सेटअप हो. तो कमला भसीन को जब ये बुलाया तो उन्होंने कहा कि पेट्रियार्की अगर गलत है, और पेट्रियार्की को अगर आप काउंटर करना चाहते हो, पेट्रियार्की का अगर ऑपोजिट ढूंढना चाहते हो, तो वो क्या हो सकती है? मेट्रियार्की. शी सेड नो. पेट्रियार्की का ऑपोजिट हो सकता है इक्वालिटी. एग्जैक्टली. पेट्रियार्की का ऑपोजिट कभी भी मेट्रियार्की नहीं हो सकता. सो आई वांटेड टू आस्क दैट इन दिस लाइट कि अगर हम कास्ट को काउंटर करना चाहते हैं तो इक्वालिटी ही एक तरीका. आई थिंक डॉक्टर अंबेडकर भी सबको साथ लेके चले थे, बिल्कुल, राइट? चाहे वो सवर्ण हो, ये हो, या निचली, ये सो कॉल्ड है, ये सब हम लोगों ने ही क्रिएट किया अपने अपने एडवांटेज के लिए, राइट? सो ये चीज है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चाहे सवर्ण हो, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, सबको साथ में आके एक लड़ाई, एक फाइट साथ में आके मिलके ही करनी पड़ेगी. एक दूसरे पे उंगली उठा के नहीं की जा सकती. बिल्कुल, ये सच बात है. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ दूसरे को नीचे दिखाकर और मैं दिखाना चाहूँ कि मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ. सभी के सॉल्यूशन इकट्ठा करके एक सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है. और फिलहाल मेरे पास इक्वालिटी के अलावा कास्टिज्म को खत्म करने का कोई सोर्स है नहीं. इक्वालिटी लाने के क्या क्या पैमाने हो सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, वो भी मेरे पास अभी है नहीं. लेकिन ये जरूर है कि एक बहुत अच्छा रोड मैप तैयार किया जा सकता है, और वो रोड मैप जो है वो है लोगों को रैशनल बनाने का, वो है लोगों को तार्किक बनाने का, कि कोई व्यक्ति जन्म से छोटा कैसे हो सकता है, और कोई व्यक्ति कैसे एक ही जाति के काम को पकड़कर पूरा जीवन अपना कैसे बिता सकता है, कोई व्यक्ति इतना बंधे हुए दिमाग के साथ कैसे रह सकता है. हमें लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करनी होगी, और क्यूरियोसिटी पैदा होगी, सिंपल सी बात है, एक सही एजुकेशन सिस्टम की वजह से. एक जो टीचर जो हमें स्कूल में पढ़ा रहा है वो भी कास्टिज्म को ना मानता हो. यहाँ पर जो सॉल्यूशन का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक हमारे पास टूल आता है, वो है पॉलिटिक्स. लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मैं अपने जीती जी कभी ऐसा देख पाऊंगा कि भैया भारत में से कास्टिज्म खत्म हो गया है, क्योंकि जिस देश के अंदर पूरे चुनाव इलेक्शन कमीशन के आंखों के सामने, चार आंखों के सामने जाति के नाम पर होता हो, तो भाई उस मतलब कास्ट, मैं बात कर रहा हूँ कास्ट वोट बैंक की, जो एक जाति विशेष का वोट बैंक को लेकर जो लुभाने के काम होते हैं. तो उस देश में तुम क्या उम्मीद करोगे कि भाई वहां से वो क्या उसके लिए अगेंस्ट लॉ बनाएंगे कि हाँ भाई अपने सरनेम के, अपना पीछे का सरनेम हटा लो, या फिर तुम्हें कास्टिज्म प्रैक्टिस नहीं करना है. तो ये टूल जो है ना सॉल्यूशन करने का, ये पॉलिटिक्स के पास है. मैंने क्या बोला कि कास्टिज्म की प्रॉब्लम इतनी बड़े लेवल की हो चुकी है, वो गवर्नमेंट लेवल पर और लॉ लेवल पर ही सॉल्यूशन दे पाएगी. हम तुम कास्टिज्म नहीं करेंगे, वो छोटी छोटी चीजें हैं, हल्की हल्की स्पार्कलिंग्स हैं, वो काम करेंगी, बेशक करेंगी, अंधेरे में तो वो बहुत बहुत कुछ काम करेंगी. लेकिन
अगर आपको बहुत जल्दी बहुत फास्ट सॉल्यूशन चाहिए, अगर आपको सही में विश्व गुरु बनना है, सो भाई आपको नेशनल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर और लॉ के लेवल पर आपको उसके सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। आपको प्रेशराइज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। दैट इज टू सिंपल, बट कहने के लिए सिंपल है, ये राइट। सच है नहीं। तो एक बात बताइए, हाउ अबाउट ड्रॉपिंग सरनेम? ये एक ऐसा इनिशिएटिव हो सकता है, पहला क्वेश्चन। एंड आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम इज वर्किंग ऑन कास्टिज्म? आपको लगता है एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कास्ट में नहीं मानता, अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी सोच इतनी इवॉल्व हो रही है? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ पढ़े लिखे लोग सुपरस्टिशन में भी ज्यादा मान रहे हैं, रिलीजन में भी ज्यादा मान रहे हैं, हाँ। और हर तरीके की भक्ति ज्यादा कर रहे हैं। हम्म। आपका इस पे क्या take है? देखो, सरनेम को ड्रॉप करने का मेरे को आइडिया बिल्कुल बेकार लगता है। सरनेम दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों के पास हैं। मेन बात यह है, जैसे कि सामने ड्रग्स पड़ा है, ठीक है, लेकिन मैं ड्रग एडिक्टेड नहीं हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अगर मैं ड्रग एडिक्टेड हूँ तो मुझे फर्क पड़ेगा, मैं उठाकर इसको खाने की कोशिश करूंगा। जब आप किसी का सरनेम देखकर उसको जज ना करो, क्योंकि सिर्फ आपका नाम क्या है, नेहा, सरनेम क्या है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, ये वाली टेंडेंसी व्यक्ति में जब आएगी, शुरुआत वहीं से हो जाएगी, जो पर्सन टू पर्सन कास्टिज्म खत्म होना वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो सरनेम ड्रॉप करने का आइडिया ये बिल्कुल बेकार है। मतलब वही वाली बात है, केबिन में बंद कर दो किसी व्यक्ति को, ठीक है, और बोलो कि ढूंढो दुनिया को, तो ऐसा नहीं होगा भाई। तुम एट एंड ऑफ द डे तुम्हें पता लग ही जाएगा। गांव में जाओगे, तुम एक डंडा दिखाओगे, आदमी डर के बता देगा कि हाँ भैया मैं तो यही जात हूँ। ठीक है, और बात रही एजुकेशन सिस्टम की, तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली के 99% स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं, जितना मेरे पास आज तक डेटा आया है, ऑलमोस्ट सभी लोग दबाकर अंधभक्त हैं। मैं टीचर्स की बता रहा हूँ, दबाकर अंधभक्त हैं। आप हमारे देश की दिल्ली यूनिवर्सिटी को देख लो, जो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज में आता है, और जेएनयू में चले जाओ, आपको रिलीजन से इन्फ्लुएंस होते हुए लोग और कास्टिज्म से इन्फ्लुएंस होते लोग दबाकर मिलेंगे टीचर्स। ऐसा कोई भी एक भी स्कूल नहीं मिलेगा आपको जो धर्म को ना मानता हो, जो सुपरस्टिशंस में भरोसा ना करता हो। और जो टीचर, जो स्कूल, और जिस स्कूल की पूरी आइडियोलॉजी इसके ऊपर टिकी होगी ना, तो आपके बच्चों को बस वो इंग्लिश स्पीकिंग सिखा देंगे, बढ़िया वाली अल्फा बीटा गामा सिखा देंगे। वो बता देंगे कि हाँ भाई, सूरज से पृथ्वी की दूरी बस इतनी है, लेकिन उस सूरज को हनुमान ने खाया था, बाद में वो ये बोल देंगे। ठीक है, Right. तो डिपेंड करता है कि तुम्हारी जो तोप हैं, जो तुम्हारे वेपन्स हैं, जो तुम्हारे टीचर्स हैं, मतलब वो किस प्रकार के हैं। क्या उनमें जंग तो नहीं लगी हुई? दिक्कत ये है कि हमारे टीचर्स के अंदर जंग लगी हुई है। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, दिल्ली की बता रहा हूँ, हमारे देश की राजनीति की, हमारे देश की राजधानी की, सॉरी। वहां पर दबाकर जो टीचर्स हैं वो अंधभक्त हैं, फॉलो करते हैं। मेरे पास ऐसा डेटा आया है, मेरे पास ऐसे दबाकर स्क्रीनशॉट्स हैं लोगों के, बच्चों के हैं, जो बताते हैं कि किस प्रकार से उनके साथ स्कूल्स के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ज्यादातर आपको अगर कोई लोग मिलेंगे इन्फ्लुएंस होते हुए, आपको इस्कॉन से जुड़े हुए काफी मिलेंगे, खासकर IITM में चले जाओ आपको। सो मतलब प्रॉब्लम ही है बहुत सारी। अब इसका सॉल्यूशन की बात वही है कि पॉलिटिकल लेवल पर ही हो पाएगा ना। प्रॉब्लम तो है ही। और प्रॉब्लम को खत्म करने की शुरुआत हमारे स्कूल से होगी, एजुकेशन सिस्टम से होगी। खत्म करने की और कोई तरीका ही नहीं है। मैंने क्या बोला, या तो पॉलिटिकल लेवल पर करो या फिर बच्चों को रैशनल बना दो। अब बच्चों को तुम रैशनल बनाने जाओगे तो तुम्हारे उत्तर प्रदेश के 5000 स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, पहले भी बंद कर दिए हैं। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम ही सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक मेरे को लगता है, कि यही नहीं चाहता कि अब कास्टिज्म खत्म हो। Right. मैं उन पॉलिटिकल पार्टीज की बोल रहा हूँ जो SC/ST के नाम पर वोट लेती हैं, जिन्होंने कई बार अपनी सरकारें बना ली। अगर तुमने इतना अच्छा काम किया होता, अगर तुमने इतने बढ़िया होते, या फिर तुम इतने दूध के धुले हुए होते, तो कम से कम ऐसे बहुत सारे लीडर्स रहे हैं जो 15-15 साल, 20-20 साल जिन्होंने अपनी सरकारें चलाई हैं, एटलीस्ट 10-12 साल तो चलाई हैं। क्या फिर तुम्हारे उस पॉलिटिकल पावर का क्या फायदा रहा भाई, जब तुमने उस कास्टिज्म को खत्म ही नहीं किया? Right. तो तुम्हारे पास पॉलिसी नहीं है, तुम्हारे पास पॉलिटिशियंस नहीं है, तुम्हारे पास अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, तुम्हारे पास अच्छे वेपन्स नहीं है, जैसे कि मैंने टीचर्स को मैं वेपन्स मानता हूँ कास्टिज्म को खत्म करने का, तो भाई तुम कैसे करोगे? मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि भारत यूरोप की तरह एक क्रांति
की डिमांड कर रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय पर वो होगी। जिस प्रकार से हमारे देश में लोग तार्किक बनते जा रहे हैं, रैशनल बनते जा रहे हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बातें कर रहे हैं, नए नए क्रिएटर्स आ रहे हैं सामने जो रैशनैलिटी की बातें करते हैं, जो कास्टिज्म को डिबंक करते हैं, तो लगता है कि हाँ भाई एक हमको लाइट दिखाई दे रही है जो इसको खत्म करने के बारे में सोच रही है। दैट इज माई पॉइंट। राइट, बेसिकली एवरीथिंग वो वही आ जाती है, पॉलिटिकल विल एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर ड्रास्टिक लेवल पे चेंज चाहिए तो वो चीज़ है। आपने एक बहुत अच्छी बात करी कि सरनेम ड्रॉप करने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा जब तक आपके अंदर से ये चीज़ डीप रूट, आपकी रूट्स में से ये चीज़ ठीक नहीं होगी, ऊपर ऑफ कोर्स स्टेम में ठीक नहीं होगी। एक बात बताइए, जैसे हमने बात करी कि बीइंग एन अम्बेडकराइट, व्हाट बीइंग एन अम्बेडकराइट मीन्स, मतलब बिलीविंग इन इक्वालिटी एंड सबको साथ में लेके चलना एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है डॉक्टर अम्बेडकर का। और वो भी जातिवाद में बिल्कुल नहीं मानते, और हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने सबके लिए काम किया। तो और विमेन राइट्स के लिए भी बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, विमेन राइट्स के लिए भी। ये भी मैंने देखा है कि हर बंदा जो अम्बेडकराइट होने का प्रैक्टिस कर रहा है वो इक्वालिटी और फेमिनिज्म पे बहुत बोलते हैं, बहुत ज़्यादा उसको एडवोकेट भी करते हैं। तो क्या वजह है कि हम जब भी डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, मेरे को एक भी अम्बेडकराइट अभी तक, मैंने मतलब मेरी अपनी जर्नी में अभी तक जितनी भी मैंने देखा, जितना ऑब्जर्व किया, वो कभी सविता अंबेडकर की बात नहीं करते जो डॉक्टर अंबेडकर की वाइफ थी, जो एक, या तो मतलब क्या ऐसा रीज़न हो सकता है, क्या ये रीज़न है कि वो एक ब्राह्मण कम्युनिटी से आई थी, बट हाउ एवर शी डेडिकेटेड हर एंटायर लाइफ टू डॉक्टर अम्बेडकर्स, और डॉक्टर अम्बेडकर्स एफर्ट्स, जो भी उनके कॉन्स्टिट्यूशनल में लिखने में उनके एफर्ट रहे, या उनकी हेल्थ, जैसे एक मैं उनकी किताब पढ़ रही थी तो हेल्थ भी उनकी काफ़ी डिटीरियोरेट हो गई थी, काफ़ी उस हालत में थी, बट वो उनका काफ़ी ध्यान रखती थी, एंड ही नीडेड समवन टू टेक केयर ऑफ हिम। तो उन्होंने काफ़ी उनका साथ दिया, बट उसके बाद हमने देखा कि उनकी अपने ही फॉलोअर्स में एक बहुत बड़ा ये हो गया कि उन्होंने बिल्कुल उनको साइडलाइन कर दिया। बाद की तो बात, मतलब जब तक अंबेडकर रहे तब तक उनका साथ रहा, उसके बाद उनको एक तरीके से इतिहास से दरकिनार कर दिया गया। इसकी क्या वजह रह सकती है? ये चीज़ मेरे को बड़ी मतलब वही लगती है कि भाई हाँ प्रॉब्लमेटिक है। ये हमारी सोसाइटी के पेट्रियार्कल माइंडसेट को दिखाता है। ठीक है, अगर तुम अम्बेडकराइट हो लेकिन तुम्हारे अंदर पेट्रियार्की वाली सिम्टम्स हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक तो है। ठीक है, अब वो हो सकता है कि वो किसी को प्रॉब्लम नहीं दे रहे हो, बट किसी का जो क्रेडिट है उसको तो वो खा ही रहे हैं ना एटलीस्ट। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो वाइफ थी उन्होंने उनका बहुत साथ दिया। ठीक है, और मैं अगर ये वाली बात बोलूँ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में डॉक्टर अम्बेडकर का हाथ है तो उनकी वाइफ का भी उतना ही हाथ है, क्योंकि अगर वो सपोर्ट ना करती उनको उस लेवल पर, शायद वो मेंटली स्टेबल उस तरह से ना रह पाते, शायद उनको उतना इमोशनली जो स्टेबिलिटी है वो नहीं मिल पाती। हाँ, ये प्रॉब्लमेटिक है, और ये चीज़ एक नहीं, मैंने से कई जगहों पर देखी है। मतलब जैसे कि हम बात करें किसी भी बड़े ऐसे व्यक्ति की, किसी पॉलिटिशियन की, किसी भी साइंटिस्ट की आप बात को लो, जैसे कि मान लो सपोज दैट कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कोई एक बहुत बढ़िया रिसर्च की है, कोई न्यू थ्योरी लेकर आए हैं, तो उनके आसपास के जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो क्रिएट कर रहा है उनके साथ का व्यक्ति, उनका लाइफ पार्टनर, उनका भी उतना ही वो होता है रोल। ठीक है, हालांकि एजुकेशनल तौर पे सविता अम्बेडकर जी का साथ नहीं होगा कि भाई उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट लिखने में उनकी हेल्प करी हो, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ डॉक्टर अम्बेडकर को डॉक्टर अम्बेडकर बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल होगा। इनफैक्ट ड्राफ्टिंग करने में भी उनकी आप अगर उनकी ऑटोबायोग्राफी देखें तो विमेन राइट में वो काफी कंसल्टेशन लेते थे, उन्होंने डायरेक्टली नहीं लिखा हो फिर भी काफी कंसल्टेशन, बिकॉज शी वाज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। तो मतलब हाँ एग्जैक्टली, मैं वही चीज कर रहा हूँ, ये हाँ ये प्रॉब्लमेटिक है। ये ऐसा मतलब मैं बस बोलूँगा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर आप तुम अम्बेडकर राइट हो, तुम बाबा साहब अम्बेडकर को मान रहे हो और तुम सविता अम्बेडकर जी के बारे में बिल्कुल बात ही नहीं करते हो, तो भाई ये प्रॉब्लमेटिक है। तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो वाली फीलिंग है कि तुम अपने घर में कॉन्ट्रीब्यूशन अपने पापा का मानते हो, बस अपनी माँ का नहीं मानते हो। तुम्हें लगता है कि वही कमा के ला के दे रहे थे, वही बाप है तो पेट खा रहे हैं, हम खा रहे हैं मर के, लेकिन जो पकाने वाला वो बेकार है। तो मुझको लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लमेटिक है और लोगों को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आई थिंक। राइट। हाँ सो और एक जैसे हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन की,
कास्ट एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत डीप रूटेड है, बहुत दर्द है उसके अंदर जो किया पूरे एक पुश्तों के साथ आपने बहुत बिल्कुल नाइंसाफी करी है, एक बंदे को अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक करी है, एक तरीके की डिस्क्रिमिनेशन है। काफी और तरीके के हम हिंदुस्तान में ना बहुत तरीके की डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब अगर एक साउथ का बंदा नॉर्थ में जाएगा, नॉर्थ का साउथ में जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ में आएगा, या वेस्ट का इधर आ गया, हर एक को बुली करते रहते हैं। तो आपको लगता है कि एक साथ मिल के आवाज उठाएंगे, क्योंकि एक कॉज के लिए एवरी कॉज इज इंटरलिंक्ड, आई बिलीव। हम अलग अलग एक एक चीज के बारे में बात जरूर कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एक तरीके की बुली हो रही है। जैसे IITs IIMs में हम देख रहे हैं कि उसको बोला जाता है, मतलब आपको रियलाइज कराया जाता है, ओ यू कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, ओ मतलब आपको यू आर लुक डाउन अपॉन, राइट। उसी तरीके से अगर जैसे नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पे लोग आते हैं, उनके भी बहुत हॉरिबल इसी तरीके की जो जिसे कहते हैं ना मानसिक प्रताड़ना ही है, चाहे आप वो एक बेसिस पे करो या वो दूसरी बेसिस पे करो। तो हम उसको उस लेवल, उस नजर से भी हमें देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो बुली हो रहे हैं वो इर्रिस्पेक्टिव कि आप कौन सी कास्ट से आ रहे हैं, कौन सी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली बुली कर ही रहे हैं। वो एक मानसिकता है, आई बिलीव कि एक कास्ट से ज्यादा ये एक मानसिकता है, कुछ लोगों की मानसिकता। जिसको तंग करना है ना, वो किसी को किसी भी बेसिस पे तंग कर रहा है, और जिसको तंग नहीं करना है वो आराम से बैठा है, वो दूसरे को भी अपलिफ्ट कर रहा है और ये समझ रहा है कि मेरी भी प्रोग्रेस इसी की अपलिफ्टमेंट के साथ है। आपको ऐसा लगता है कि एक इस नजर से भी हमें देखना चाहिए इस पूरी प्रॉब्लम को, कास्ट को? एक चीज हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी पहले तो। वो चीज क्या एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हिस्टोरिकली आज तक, इतिहास से लेकर आज तक, एक सोसाइटी ने, एक समाज ने, एक तबके ने अपने एक दूसरे तबके जो दूसरा उनका विरोधी तबका है उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करी है, उसको दबाने की, कुचलने की कोशिश की है। एनी हाउ, लैंग्वेज के बेसिस पर, प्योरिटी के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, रंग के बेसिस पर, और ये दुनिया का इतिहास रहा है, किसी न किसी तरह से उसको दबाने की कोशिश की है। और दबाने की कोशिश उस व्यक्ति ने की है जिसके पास जल, जंगल और जमीन पर कब्जा है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पॉलिटिक्स है, जिसके पास एजुकेशन है। तो उस नंबर ऑफ पीपल्स ने, कुछ जो थे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया काफ़ी लोगों के साथ, किसी भी बेसिस पे किया हो। पहली बात तो हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब बात रही हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में, बात करूं कि भाई अभी स्टेट को लेकर के, भाई तुम तमिल बोलेगा तो तमिलनाडु में रहेगा वरना कुटेगा, मराठी बोलेगा महाराष्ट्र में तो ठीक है वरना फिर कुटेगा। जब तुम यहाँ पर आ जाते हो, नॉर्थ इंडिया में आते हो, जो हिंदी पट्टी पे आते हो, तो भैया हिंदी तो भाई हिंदी ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हिंदी तो दुनिया की सबसे बढ़िया लैंग्वेज है, ठीक है। हिंदी ऐसा तो तुमने, मतलब तुमने क्या ही कितनी रिसर्च कर दी हो, तुमने कितने सैटेलाइट हिंदी में भेज दी हो ऊपर, तुमने कितनी डॉक्टर की डिग्री हिंदी में लिख दी हो, तुमने कितनी मेडिकल साइंस की स्टडीज तुमने हिंदी में करवा दी हो। जिनके पास प्राइड करने के लिए इनोवेशन नहीं होता ना, जिनके पास प्राइड करने के लिए कोई साइंटिफिक स्टडीज नहीं होती, कोई अच्छा ओलंपिक गोल्ड मेडल्स नहीं होते ना, तो फिर वो व्यक्ति किस पे आते हैं कि आई प्राउड टू बी मराठी, आई प्राउड टू बी जाट, आई प्राउड टू बी हिंदी भाषी, आई प्राउड टू बी हिंदू। तो वैसे भी नॉर्थ की पट्टी के लोगों को गोबर पट्टी लोग बोलते हैं। बुद्धि से गोबर दिमाग होता है, मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कहावत है, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है। वो क्यों बोलते हैं कि जिनके पास, खासकर यहाँ के लोगों के पास, ये बात हम इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, ये साउथ इंडिया का और सेंट्रल इंडिया का साइंस में और टेक में कंट्रीब्यूशन नॉर्थ से कहीं गुना ज्यादा है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो जो नॉर्थ के लोगों के पास जो प्राइड करने के जब बातें आती हैं तो क्या आती है कि भाई जाट है ना, हिंदू, भाई 160 लीटर का मैं वो ले जा रहा हूँ, कावड़ ले जा रहा हूँ। तो तुम्हारे पास जब प्राइड करने के लिए कुछ नहीं होगा ना, तो फिर तुम अलग ही तरह की चीजों पे आ जाओगे कि मेरे घर की बिल्डिंग देख 4 मंजिल की है, तू देख झोपड़पट्टी में रह रहा है। बात यह है, माइंडसेट का लेवल की बात है भाई। तुमने नैरो माइंडेड इतनी कर दी अपनी सोच को, तुम्हारे लिए सक्सेस का जो और प्राइड करने का जो पैमाना है वो ही इतना ज्यादा छोटा है कि तुम एडिडास के जूते खरीद लोगे, तुम्हें उसमें प्राइड होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार की प्रॉब्लम हमेशा से रही है। सॉल्यूशन वही है, नैरो माइंडेड सोच है लोगों की। एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारे जो टीचर्स बैठे हैं वो खुद इस प्रकार का माइंडसेट रखते हैं,
ठीक है, वो अपने साथ के टीचर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति कोई नास्तिक है, कोई टीचर आस्तिक है तो कोई नास्तिक है ना, तो वो डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और मेरे पास ऐसे सबूत हैं, मैं लगाते रहता हूँ मेरी स्टोरीज के ऊपर। प्रॉब्लमेटिक चीजें सारी हैं, इस प्रकार की समस्याएं रही हैं। स्टेट क्षेत्र को लेकर ले लो, लैंग्वेज को लेकर ले लो, भाषा, कलर, रंग भेद, प्योरिटी, इस प्रकार की प्रॉब्लम रही हैं और अब भी हैं। ये पूरी तरह से खत्म नहीं होंगी। हाँ, वी कैन कंट्रोल ऑन इट, ये बात है। कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल करने का तरीका यही है कि आपको उनके अगेंस्ट बोलना पड़ेगा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके। आप लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये नहीं देखना कि वो यार वो आदमी बहुत अच्छा है, वो कास्टिज्म ही तो करता है बट आदमी अच्छा है, नहीं, तुमको इसको प्रेफर करवानी ही पड़ेगी, करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे लिए वो चीज सॉफ्टवेयर, किसी के लिए वो गोली की तरह काम कर रही है जो जाती है, तो एक्शन लेना पड़ेगा। मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर यही लगता है। राइट। आपको लगता है साउथ इंडिया में कास्ट्स हैं? डेफिनेटली पूरे देश में। Okay. इंडिया से बाहर भी निकल गई तो अमेरिका में चली गई हैं। हाँ, तो वहाँ जाकर वहाँ जब हमारा इंडिया से कोई व्यक्ति किसी एप्पल कंपनी में या फिर माइक्रोसॉफ्ट में या फिर किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं, तो वो नया कलीग अगर मिलता है कि भाई तू इंडिया से है, मैं भी इंडिया से हूँ, वो हाथ डालते हैं बगल में और देखते हैं कि जनेऊ है या नहीं है। अच्छा। ठीक है, नहीं तो मतलब है ब्राह्मण नहीं, क्योंकि ये बात भी ट्रू है कि मेजोरिटी जो लोग हैं जो विदेशों में या जो इंटरनेशनल कंपनीज में, जो टेक कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो स्वर्ण जाति से बिलोंग करते हैं। इसका रीजन बिंग भी वही है कि तुम्हारी सक्सेस तुम्हारी मेहनत से नहीं है, बस तुम्हारी कास्ट का भी उसमें बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। सो इस प्रकार की आती हैं घटनाएं सामने। अमेरिका ने तो इसके ऊपर लॉ भी बनाया था, उसका विरोधी बहुत किया था, एंटी कास्ट लॉ था, 420 ऐसे कुछ नाम था उसका, मैं नाम बोल रहा हूँ। ओके। हाँ, सो अभी कास्ट सेंसस की जैसे बात हो रही है, सो आपका क्या टेक है? होना चाहिए, नहीं डेफिनेटली होना चाहिए। होना चाहिए। व्हाट आर हाँ। वी गोइंग टू अचीव आउट ऑफ इट? भाई बहुत कुछ अचीव होगा। देखो, अब मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। मेरी हर वीडियो में डेटा, एक मिनट की वीडियो में मैंने 10-15 मिनट डेटा दे रखे हैं। देश के IIT IIMs के अंदर जो वाइस चांसलर हैं वो सारे ऑलमोस्ट जनरल कास्ट से हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं वो ऑलमोस्ट 80% जो है वो अपर कास्ट से हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स का आप डेटा निकालो, आपको ऑलमोस्ट अपर कास्ट से मिलेंगे। ठीक है, वाइस चांसलर निकालो देश के टॉप यूनिवर्सिटीज के, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के वेबसाइट पर जाओ, चेक करो, सब अपर कास्ट मिलेंगे। अब इसको छोड़ दो, एजुकेशन फील्ड को हटा दिया हमने, अभी मत हटाओ। अब दिल्ली के जितने भी CBSE बोर्ड के स्कूल हैं प्राइवेट, आप देखो उनके ऑनर्स कौन है। अगर वो ऑनर्स सपोज दैट वो SC ST OBC में भी सी है ना, तो वो पूरा कंजर्वेटिव व्यक्ति है। अब हटाओ दो एजुकेशन सिस्टम को। हमारे देश के कैबिनेट सेक्रेटरी के पदों पर कितने SC ST OBC हैं? हमारे देश के उत्तर प्रदेश में आ जाएं, मैं उत्तर प्रदेश की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक तो चुनाव भी है और दूसरा एक बहुत बड़ा स्टेट है, डेटा लेने के लिए अच्छी जगह है। यूपी के जो ऑफिसर लेवल के पद हैं पुलिस के, 80% पर आपको स्वर्ण मिलेंगे और उस स्वर्ण के अंदर भी 70% पर सिर्फ आपको ब्राह्मण मिलेंगे, बाकी के 10-12% पर आपको राजपूत मिलते हैं। हमारे देश के जल जंगल जमीन पर, हमारे देश के IAS IPS के पदों पर, IAS IPS के पद भी जो है ना वो रिजर्वेशन की वजह से SC ST OBC के लोगों को मिलने लगे हैं। लेकिन जब बात मिनिस्ट्रीज के आपको मतलब अच्छे लेवल की आपको मिल रही है, A लेवल का आपको डेजिग्नेशन मिल रहा है, आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर के असिस्टेंट बन रहे हैं, आप गृह मंत्री के असिस्टेंट बन रहे हैं, तो आपको कौन मिलेंगे? आप ये देखो, ठीक है, नहीं दिख रहा, मेरी वीडियो जाके देख लो, ठीक है, आपको सब डेटा के साथ है। तो भाई आपको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। हमारे देश के SC ST OBC के पास कितना पैसा है, कितना जमीन है, कितना नौकरी है, और जर्नल के पास कितना है। जर्नल के पास एक तरफ और इन तीनों के पास एक तरफ है। तो जल जंगल जमीन के ऊपर आपको जब इक्वालिटी की बंटवारे की बात करनी होगी तो आपको पहले कास्ट सेंसस करना पड़ेगा। पहले ये आपको पता करना पड़ेगा कि किस जाति के लोगों की जनसंख्या कितनी है। भाई अगर तुम इक्वालिटी को मानते हो, अगर तुम्हें लगता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, तुम्हारे पास 10 रोटी हैं, उसके पास 1 रोटी है और वो 10, उनके परिवार में 10 लोग हैं, तो तुम्हारा काम क्या होना चाहिए? तुम्हारा मोरालिटी क्या बोलता है, तुम्हारा इक्वालिटी का सेंस क्या बोलता है कि मैं अपनी 9 रोटियां उनको पकड़ा दूं। अगर आप असली देशभक्त हो, अगर आप असली देश को डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो आपका पैमाना यही कहेगा, थोड़ा मैथमेटिक्स, हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बोलता हूं
वो हकीकत में देश विरोधी व्यक्ति मानूंगा उस व्यक्ति को मैं जो कास्ट सेंसस का विरोध करेगा। भाई तुमको देखना पड़ेगा ना, हमारे देश के ऐसे लोगों के पास देश का 2% भी जमीन नहीं है। एसटी के पास तो भूल ही जाओ, आदिवासी के पास है, सरकार उनको मार मार के भगा रही है। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, अगर तुम 10 लोग हो तो तुम्हारे पास 10 लोगों के हिसाब से ही जमीन होनी चाहिए, 10 लोगों के हिसाब से तुम्हारे पास खाना होना चाहिए। तुम 1 लाख लोगों का नहीं खा सकते हो। तो कास्ट सेंसस का सिंपल सा फंडा बस इतना ही है कि जिसकी जितनी संख्या है, जिस जाति के लोगों की, इसमें खाली जाति भी नहीं है, इसमें मुसलमानों की भी काउंटिंग होगी, इसमें क्रिश्चियनिटी लोगों की काउंटिंग भी होगी, माइनॉरिटीज सबकी काउंटिंग हो गई, खाली जाति की नहीं है। लोगों को लग रहा है कि कास्ट सेंसस का सेंस सिर्फ ये है कि हाँ भी केवल जातियों की गणना होगी। भाई इसमें धर्मों की भी होगी, हमारे देश के एक एक व्यक्ति की एक एक चीज लिखी जाएगी और फिर काउंट किया जाएगा कि हाँ भाई जिनकी जितनी संख्या भारी है उनका उतना रिप्रेजेंटेशन देश की जुडिशरी में, देश की एग्जीक्यूटिव में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर जॉब में और इंटरनेशनल जो लोग विदेश में जाकर लोग कमा रहे हैं उनकी भागीदारी है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी एक समाज के लोगों का कब्जा ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर इनकम इक्वालिटी भी बढ़ रही है। और इनकम इक्वालिटी बढ़ना डिस्क्रिमिनेशन को और ज्यादा बढ़ाता है। भाई मैं एसी में बैठकर आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात कर रहा हूँ, प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, एक व्यक्ति अपनी झोपड़ी में बैठकर बात कर रहा है, तो फर्क पड़ेगा। मैं पहले ज्यादा चीजों को फास्ट कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को औरों की चिंता नहीं है। मेरे पास एक मेड है जो खाना बना के लेकर आ रही है, मेरे पास बर्तन साफ करने के लिए भी कोई है, मेरे पास मुझे कॉपी से नहीं लिखना है, मेरे पास कंप्यूटर है, एआई का इस्तेमाल करके मैं कर लूंगा। लेकिन जिसके पास ये रिसोर्सेज नहीं है वो आपसे पीछे रहेगा ही रहेगा, और ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, ये बात आपको माननी ही पड़ेगी अगर आप इक्वालिटी लाना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर। तो कास्ट सेंसस एक जबरदस्त वैक्सीनेशन का काम करेगा हमारी सोसाइटी के अंदर, अगर वो सही से इंप्लीमेंट होती है तो। मैंने क्या बोला? जो कास्ट सेंसस को इंप्लीमेंट करेंगे, जो गांव गांव जाकर पता करेंगे कि तुम्हारी जाति क्या है, वो उनकी जाति क्या है ये भी बहुत मैटर करता है। मैनिपुलेशन हो सकती है। एग्जैक्टली भाई उनकी तो पेट पे बोलते ना, पेट पे लात लग जाएगी उनके, तो वो अपनी रोटी पे क्यों लात मारेंगे? मैं इसी चीज पे आना चाहती हूँ, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि दो ग्रुप्स है कि एक अगर 5 लोग हैं, 5 लोग के पास 1 रोटी है और एक बंदे के पास 6 रोटी है, तो ऑफ कोर्स क्लियर डिवीजन है कि सबको बराबर मिलनी चाहिए, राइट? बिल्कुल अग्रीड। बट यहाँ पे क्या है कि वो दोनों लोग आपस में एक्सचेंज नहीं कर रहे। अब यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करेगा कि ये सारा डेटा आएगा पॉलिटिकल लीडरशिप के पास, राइट? they will be held responsible for then taking a measure, then taking a step कि कैसे डिवाइड किया जाए। आपको लगता है कि आज हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ट्रस्टवर्दी इतनी है कि उनके पास ये डेटा, क्योंकि हमारा आज हम क्या खा रहे हैं, पहन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है और हमारे अगेंस्ट हमें मैनिपुलेट करने में यूज किया जा रहा है। आपको लगता है इतना प्रेशियस डेटा जहां पे आएगा वो लोग इक्वल रोटियां बांटेंगे या अपनी रोटियां सेकेंगे? मैंने आपको वही बताया ना कि गाँव के अंदर कास्ट सेंसस करने के लिए जो कॉपी पेन लेकर जा रहा है वो व्यक्ति किस कास्ट का, ये भी मैटर करता है। उसके बाद वो जो फाइल अपनी अपडेट किसी को पकड़ाएगा अपने डीएम को, वो किस कास्ट का, ये मैटर करता है। वो डीएम अपने मुख्यमंत्री को पकड़ाएगा और उस मुख्यमंत्री की कैबिनेट के अंदर और उसकी कैबिनेट सेक्रेटरी किस किस जाति के हैं, ये बहुत डिपेंड करता है। पॉलिसी मेकर एट एंड ऑफ द डे कौन है, ये मैटर करता है। तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि कास्ट सेंसस हो गई तो तुम अमेरिका बन जाओगे। और फिर जो लीडर्स, मतलब जिनके हाथ में डायरेक्ट जो पॉलिसी मेकिंग में है, एग्जैक्टली जो लेजिस्लेटिव हमारी पार्लियामेंट बैठी है, आप वो किस तरीके के पॉलिसीज बना के लेके आएंगी कि भाई लीडर्स का ही सिर्फ पेट ना भरे, सबका भरे? वही कहना चाह रहा हूँ। देखो इसका इस्तेमाल गलत तरीके से, एक तरीके से और हो सकता है। वो कैसे गलत इस्तेमाल होगा? जब हमारे पास कास्ट वाइज पॉपुलेशन का डेटा बहुत अच्छा खासा होगा तो हम इलेक्शन में बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। अरे हाँ, इस मोहल्ले में जो है ये अपना है, ये अपना आदमी है, ये अपना आदमी है, ये अपना आदमी नहीं है। हमारे पास पिन पॉइंट डेटा होगा इस चीज का कि हमारे पास हमारा वोट बैंक कहां पर हम अपन मजबूत कर सकते हैं। तो कैसे इस्तेमाल होगा वो तो भाई पॉलिटिकल सिस्टम के हाथ में, हमारे हाथ में हकीकत में कुछ नहीं है। मैं बोलता हूं हमेशा से कि इंडियंस लोग कॉकरोच की तरह जीते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास उनकी पावर है ही नहीं। एग्जैक्टली ठीक है, अभी कुछ दिन पहले शायद कल ही मेरे सामने एक वीडियो आ रहा था। मतलब लेवल देखो हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी लेवल तुम देखो कि एक व्यक्ति ने, जो टीचर था, उसने बोला कि बच्चों को कि आप कावड़ लेकर मत जाना, गाना गाते हुए, गीत गाते हुए
और आपको एजुकेशन करनी है, उसने सिर्फ छोटे बच्चों के लिए बोला था, उसके ऊपर एफआईआर कर दी। मतलब क्या कुछ सेंस है इस बात का? एफआईआर तो आज किसने करी है? पुलिस ने अपने लेवल पर करी है एफआईआर। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो लोग चाहते हैं कि तुम अंधविश्वास और भेदभाव के अंदर डूबे रहो ताकि तुम सवाल ही ना पूछो। तुम्हें तुम्हारे जिंदा रहने तुमको लगे कि यहाँ जन्नत है। क्योंकि वही है कि पहले ब्रिटिश ने बांटा, ब्रिटिश एक एलीट फोर्स थी, हाँ। वो जैसे कि एलीट मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर बिटवीन एलीट्स, ब्रिटिश एलीट गया, कांग्रेस का एलीट तबका आ गया। अभी कांग्रेस का एलीट नहीं है, तो अभी एक ऐसी पार्टी के पास है जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ खेलना चाहती है, एक पर्टिकुलर माइंडसेट और नेशनलिज्म के साथ खेलना चाहती है। तो आपको दलितों का, बैकवर्ड्स का, जितने लोग हैं जो इक्वालिटी डिजर्व करते हैं, उनका फायदा सबसे ज्यादा किस पॉलिटिकल पार्टी के में? साथ लग रहा है? किसी में नहीं, किसी में नहीं लग किसी रहा मतलब ही नहीं बनता। है। मैं लिख कर दे रहा हूं, ये जनता मिलकर इन नेताओं को मतलब फिजिकली नहीं मारेगी अपने वोट के पावर से, ठीक है? अगर वो वोट वाला हक तुम्हारे पास रहता है तब जाकर वो, मतलब आई डोंट थिंक कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की वजह से एससी एसटी ओबीसी का कभी कोई फायदा होने वाला है। माइनॉरिटीज का फायदा होने वाला है, महिलाओं का फायदा होने वाला है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हो ही नहीं सकता। हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत घटिया लेवल का सिस्टम है, बहुत घटिया लेवल का सिस्टम है। सो मुझे नहीं तो लगता नहीं है। दीपक, आप रिलीजन पे भी बात करते हैं, तो एक बात बताइए, आपको क्या लगता है, रिलीजन इन इटसेल्फ इज प्रॉब्लमैटिक या रिलीजन पॉलिटिक्स के साथ मिक्स होता है तभी प्रॉब्लम बनता है? देखो, पॉलिटिक्स को मैं बहुत बढ़िया मानता हूँ। पॉलिटिक्स तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर पॉलिटिक्स ना हो ना तो सिस्टम सही से काम ही नहीं करेगा कभी, ठीक है? लेकिन हाँ, फिर हम जब हम बात कर रहे हैं, फिर हमें दिक्कत कहाँ आती है? जब हम पॉलिटिक्स को रिलीजन से मैच कर देते हैं। मतलब जहरीला क्या है? जहरीला मैं रिलीजन को मानता हूँ, ठीक है? रिलीजन का इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी व्यक्ति को मूर्ख बना सकते हैं, किसी भी तरह से मूर्ख बना सकते हैं, कितने ही सालों तक बना सकते हैं। आप उसको एक रिलीजन का एनेस्थीसिया दो, आपके ऊपर है कि हाँ 10 साल उसको सुन रखना है, 20 साल सुन रखना है, 30 साल सुन रखना है, वो आपके ऊपर की बात है। हाँ, उसका इस्तेमाल जब पॉलिटिक्स में होता है ना, तो फिर वोटर्स को सुन करने का काम हो जाता है कि हाँ भाई अब दिमाग में एक इंजेक्शन लग गया, अब वो रोटी नहीं मांगेगा, ठीक है? अब मैं बस उसको दूंगा, तू इतनी रोटी खा बस। वो नौकरी नहीं मांगेगा, वो जॉब्स नहीं मांगेगा, वो एजुकेशन नहीं मांगेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मांगेगा, वो अच्छी रोड्स नहीं मांगेगा। उसको लगेगा कि भाई अगर उसका घर क्रेन से गिरा दिया जा रहा है तो लगेगा कि हाँ भाई मोदी जी ने किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा, है ना? तो इस प्रकार की चीज़ें आपको लगने लगती हैं। ये सिम्टम्स होते हैं कि आपके अंदर एनेस्थीसिया वो लग चुका है रिलीजन वाला। तो डेंजर पॉलिटिक्स नहीं है, डेंजर रिलीजन है। रिलीजन को आप कहीं भी घुसेड़ दो, आप एजुकेशन में घुसेड़ दो, उसको बर्बाद कर देगा। वायरस को आप कहीं भी घुसेड़ दो, वो उसको बर्बाद कर देता है। मैं रिलीजन को एक वायरस मानता हूँ, मुझे तो ऐसे ही लगता है भाई। राइट। सो एक बात बताइए, तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ डिफरेंस देखते हैं? बिकॉज व्हाट वी सी दीज डेज इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे आप देखते हैं किसी बिजनेस चल रहे हैं बहुत बहुत, और रिलीजन को तो पॉलिटिसाइज कर ही दिया गया है। पता है आपको, मैं जो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी जो, मैं इसको समझा रहा हूँ 1 मिनट की वीडियो में। लोग बोलते हैं कि अच्छा तूने 1 मिनट में समझा दिया। मैं दोबारा समझा रहा हूँ। आप जब ड्रंक करते हैं, आपको जो नशा महसूस होता है वो आपको बड़ा अरे सुकून आ रहा है। आप जब दोपहर के टाइम पर दाल चावल खाते हैं, आपको जो सुकून महसूस होता है, उसके बाद जो नींद आती है आपको बहुत बढ़िया लगता है। आप जब अच्छे मौसम में बाहर घूमते हैं, बारिश में अपने आप को फील करते हैं ऊपर हाथ करके, आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है, तो आपको एक अलग प्रकार का वो एक प्लेजर है। आप कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही पीसफुल है, जिनको अकेले रूम में बैठना बहुत पसंद होता है, उनके लिए वो बड़ी पीसफुल लाइफ होती है। कुल मिलाकर मेरा कहने का यहाँ पर मतलब ये है, जो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो आपकी एक स्टेट ऑफ माइंड है, सिंपल सा। वो एक इस प्रकार का, आप अपने माइंड को एक उस सर्कमस्टांसेस के अंदर ले जाते हो जहां तुम्हारे आसपास कोई है नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपकी ब्रेन का फंक्शन है।
आप उसको अपने आप को पीसफुल फील करा रहे होते हो। स्पिरिचुअलिटी कोई अध्यात्म नहीं है, कोई आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको बस बहुत अच्छा महसूस होगा मेंटल लेवल पर। दैट इज टू सिंपल। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर फिजिकल मतलब एक्टिविटी करता है, उसको पसीने जब निकलता है तो उसको काफी अच्छा महसूस होता है कि हाँ आज मेरे को रिलैक्स महसूस हो रहा है। हाँ, अगर कपल्स सेक्स कर रहे हैं तो तो उनको हार्मोनल रिलीज जो होता है, एग्जैक्टली ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, तो उनको एक, ये हमारे सारे केमिकल रिएक्शंस है। दैट इज टू सिंपल। इसको जो स्पिरिचुअलिटी है ना, इसको एक्सपोज कर चुके हैं बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोल चुका है ये सारी सब कुछ केमिकल का फंडा है, कुछ भी नहीं है। तुम्हें कोई ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, आप बिग बैंग के बाद में कुछ नहीं जान पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग हैं जो भांग खाकर आराम से जो अभी देखना बहुत सारे लोग आपको वीडियो मिल जाएंगे कुछ दिनों बाद, भांग खाकर अपने आराम से लोग दुनिया में बैठे हैं, उनको वो स्पिरिचुअलिटी लग रही है। हाँ। अरे मेरे को तो वो दिखाई दिए, हमको तो जीसस दिखाई दिए, हमको तो ब्रह्मा जी दिखाई दिए, हमको तो अल्लाह दिखाई दिए, वो ऐसी बातें करेंगे। भाई वो सबका एक स्टेट ऑफ लेवल, माइंड का लेवल है। स्पिरिचुअलिटी सबसे बड़ा स्कैम है आज के टाइम का। इससे बड़ा कोई स्कैम नहीं है। इसके नाम पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो है वो पैसा कमा रहे दबाकर, अपनी किताबें बेच रहे हैं दबाकर। दैट इज स्कैम। अध्यात्म एक स्कैम है। जो भी इसके नाम पर आपको मूर्ख बना रहा है, पहले तो उस व्यक्ति से दूर हो जाओ, ठीक है, और खुद पहले अध्यात्म करो इस चीज के ऊपर जाकर कि भाई जो व्यक्ति सामने जो बता रहा है क्या वो सही बता रहा है या नहीं बता रहा। पहले सारे साइंटिफिकली जो रीजन है वो जान लो आप, तब उसके बाद आगे बढ़ो। ऐसा कुछ नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी फेक चीज है, स्कैम है। अगर आपका ब्रेन, आप उसको पीसफुल फील कराते हो, अगर अपने अपने दिमाग को, अपने शरीर को, अपनी बॉडी को अच्छा फील करा पाते हो, बहुत रिलैक्स और अपने आप को हल्का फील करवा पा रहे हो। मैं बहुत साइंटिफिकली लैंग्वेज में बात कर ही नहीं रहा हूँ इस टाइम, मैं बहुत वैज्ञानिक वाली बड़े बड़े भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यही अध्यात्म है, अगर है तो। वरना ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। आप आराम से जब पूरी नींद लेते हैं ना, रात को सो रहे हैं 8 घंटे की, आप अध्यात्म की उसमें हैं पूरे। नहीं है कुछ भी, ये सब बकवास है। कुछ भी लेना देना नहीं इसका भगवान से, विज्ञान से, और मतलब विज्ञान से तो है डेफिनेटली, भगवान से और अपने धर्म से कुछ भी लेने देना नहीं है। नहीं है। कुछ भी, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा आपको, 100 साल बाद भी नहीं मिलेगा। ये व्यक्तिगत फील करने वाली चीज है कि भाई मैंने फील किया, भाई तो हमको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा। भाई काम कर, तुमने अगर तुमने अध्यात्म को किया, तुमने स्पिरिचुअलिटी की, तुमको भगवान दिखाई दिए, तुम्हें अपना अल्लाह गॉड जो भी दिखाई दिए, हम ठीक है मान रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट करो। करो। नहीं बस मैं ही कर सकता हूं, नहीं फिर हम कैसे माने? कोई मेथोडोलॉजी होगी ना, आप हमको कोई एक्सरे हो इस प्रकार का, या कुछ कोई भी मेथोडोलॉजी हो जिसके जरिए हम पता लगा पाए कि भाई हाँ भाई ये जो तू बात बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। तुम्हारे पास कोई नहीं, बस तुम बोलते कि हाँ मेरे को महसूस हुआ, तो भाई मेरे को बहुत कुछ महसूस होता है। ठीक है, मैं मंगल के चक्कर लगा देता हूँ रात में सपने में, ठीक है, मेरे को बहुत कुछ महसूस होता है। जिस चीज को आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, उस चीज के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते जब तक उसको साइंटिफिकली स्टडीज प्रूव ना कर दें। दैट इज टू सिंपल। हमको बहुत दिमाग नहीं लगाना है, राइट। अपने दिमाग मत घुमाओ फालतू में यहाँ मतलब। सो एंड टू कंक्लूड, यू टेल मी कि ह्यूमन लाइफ का कोई लार्जर पर्पस है? क्योंकि साइंस के हिसाब से डेथ जो है एक मल्टी ऑर्गन मल्टी फंक्शन फेलियर है। ये हो जाता तो डेथ हो जाती है। बट हमारे जो रिलीजन और हम स्पिरिचुअलिटी में अगर जाते हैं ये वो, तो ऐसा बोला जाता है कि ह्यूमन लाइफ का एक लार्जर पर्पस है। हमने अपने आप को दूसरी स्पीशीज से बहुत बड़ा समझा हुआ है कि हम जो इस प्लेनेट पे आए हैं बहुत महान काम करने आए हैं। डू यू बिलीव इन दैट? डॉक्टर अम्बेडकर का एक कोट है कि द डेवलपमेंट ऑफ विजडम शुड बी द लास्ट गोल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। बस अपनी बुद्धि का विकास करना ही हमारा आखिरी लक्ष्य होना चाहिए जिंदगी का। कॉग्निटिव हमारा एवोल्यूशन अच्छा हुआ है जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठकर पॉडकास्ट पे बात कर रहे हैं, और कॉग्निटिव अपनी जो कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ाना ही हमारा लास्ट हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सोसाइटी को आगे पे बैक टू करना हमारा लास्ट लक्ष्य होना चाहिए, चाहे वो साइंस के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी जरिए हो, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को फायदा मिले। हमारा इससे अलग कोई भी गोल नहीं है। हाँ, अगर एलन मस्क मंगल पर जा रहा है ना, तो वो भी उसका एक मतलब एक वो कुछ ना कुछ सोसाइटी को पे बैक करना चाह रहा है, क्योंकि धरती भी रहने लायक नहीं रह रही है। उसका मतलब उससे कुछ लेने देना नहीं है कि वो बोल रहे हैं कि हम दुनिया से अलग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना विजडम करना ही हमारा लास्ट गोल होना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे। दैट्स इट।
कूल बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके दीपक। काफ़ी सारी चीज़ें मतलब आप बहुत एक रैशनल और अच्छे एक साइंटिफिक माइंडसेट से आ रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में हमने आर्ग्यूमेंट भी किया बट उसके बाद जरूरी एक है वो ज़रूरी है एंड इट रियली It's मतलब okay. इस बारे में बात करना अपने डाउट्स क्लियर करना एक माइंडसेट को दूसरे माइंडसेट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत मज़ा आया मुझे आज के Thank you पॉडकास्ट so में। much. जैसे मैंने आपको बोला मेरा सर दर्द दूर हो गया। थैंक यू सो मच ओके थैंक यू ऑडियंस ऑल्सो लाइक्स इट। थैंक यू। थैंक यू